हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। आज हम ईवीएस की मैराथन क्लास करेंगे और इसमें आपका कंटेंट और पेडागोजी दोनों इसमें इंक्लूड है। ठीक है, पूरे 30 नंबर आपके यहीं से कवर होंगे। ठीक है, इसमें हमने आपका पूरा ईवीएस का सिलेबस लिया हुआ है। ठीक है, हमने चैप्टर वाइज भी आपको करवाया हुआ है और ये आपकी पूरी मैराथन क्लास रहेगी जिसमें हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है, आपकी थीम हो गई, फिर ये पेड़ पौधे, जंतुओं और मधुबनी पेंटिंग, सारा कुछ इसमें इंक्लूड है। मधुबनी पेंटिंग क्या है, आपकी करडम मल्लेश्वरी, बछेंद्री पाल, ठीक है, असम के घर, ये सारी चीज़ें हम इसमें, लुइस ब्रेल क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, वहीदा प्रिज्म, ये सारा कुछ इसमें हम करेंगे। भोजन कहाँ का क्या पसंद है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड सीटेट में पूछे ही जाते हैं। मैप को भी हम समझेंगे और मैप का भी हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। उसके बाद हम पेडागोजी करेंगे। ये हमारी पूरी मैराथन क्लास रहेगी। ठीक है, तो क्लास को हम करेंगे स्टार्ट। देखिए, पूरा आपका 30 नंबर का ईवीएस का सिलेबस रहेगा तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, 2 घंटे लग सकते हैं, तो आप मूवी समझ कर देख सकते हो। आप मूवी देखने 2 घंटे चले जाते हो, वो भी पैसा देकर। यहाँ आपको क्लासेस फ्री मिल रही हैं अभी। ठीक है, तो फ्री है तो देखने में क्या ही अर्ज है। 2 घंटा लगेगा, मूवी समझकर आप देख सकते हो। आपका ईवीएस का पूरा जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हम क्लास को करेंगे स्टार्ट। देखिए, ईवीएस, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ईवीएस का फुल नेम क्या होता है। देखिए, ये सीटेट का पूरा पैटर्न है। आप यूपी टेट के लिए भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये सीटेट के लिए खास कर है, जो अभी रिसेंट में एग्जाम होने वाला है आपका। ठीक है, दिसंबर में 2024 का। ठीक है, तो सीटेट का जो भी बंदा होगा, ठीक है, ईवीएस पढ़ने वाला, ईवीएस क्योंकि पेपर 1 फर्स्ट में पूछा जाता है, पेपर सेकंड में ईवीएस आपकी आती नहीं है, तो पेपर 1 वाले जो हैं वो ईवीएस को यहाँ से पढ़ सकते हैं। पूरी गारंटी है कि 30 में से उसके 28 नंबर बिल्कुल यहीं से आएंगे। लेकिन अगर उसने रिवीजन मल्टीपल टाइम अगर रिवीजन किया है, 2-3 बार क्लास देके, अगर खुद से आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि हमने पूरी चीज़ें आपके लिए ही लिखी हुई हैं, आप खुद से नोट्स बना सकते हो। ठीक है, देखिए, ईवीएस का फुल नेम क्या होता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत लोग ये बताते हैं कि ईवीएस का जो फुल नेम होता है, क्योंकि यहाँ लास्ट में लिखा होता है ईवीएस, तो वो इन्वायरमेंटल साइंस बोलते हैं। लेकिन ईवीएस का फुल नेम इन्वायरमेंटल साइंस नहीं होता, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है, पर्यावरणीय अध्ययन होता है। ये चीज़ें तो कॉमन है, बहुत लोगों को पता भी होंगी। जिनको पता नहीं होगी उनके लिए अच्छा होगा वो जान जाए। ठीक है, तो ईवीएस का फुल नेम होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज। एक बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ था, इन्वायरमेंटल की स्पेलिंग में क्या किया था कि आई को ई बना सकता है, आई को इधर लगा सकता है, तो ये स्पेलिंग आप जरूर ध्यान दीजिएगा। एक बार आपसे सीटेट में पूछा हुआ है, तो इन्वायरमेंटल का फुल नेम क्या होता है विद स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप तो इतने एलिजिबल हो ही गए हो कि इन्वायरमेंटल की स्पेलिंग आपको पता होगी। 1 नंबर आपको फ्री में एक बार पूछा गया था सीटेट का, अगर प्रीवियस ईयर सेट आपने लगाया होगा तब आपको ज़रूर पता होगा। तो इन्वायरमेंटल का फुल नेम क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है, पर्यावरणीय अध्ययन। ठीक है, तो ये चीज़ें तो ज़रूर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप ईवीएस पढ़ रहे हो, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखेंगे पर्यावरण है क्या। ठीक है, पर्यावरण क्या है, जो आपके चारों ओर से आपको घेरा हुआ है। ठीक है, आप पर्यावरण में देखिए, पर्यावरण में सारी चीज़ें सीखते हो। पर्यावरण में अपना देखिए टीचिंग, ट्रेनिंग, जितनी भी चीज़ें, किसी दूसरे से बोलना, चालना, रहना, सीखना, सारी चीज़ें इन्वायरमेंट। देखिए, अगर इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाता है तब आज अच्छे बन सकते हो, ये ज़रूरी है। अब देखिए, अगर आप चोरों के बीच में रह रहे हो, ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट आपको मिलेगा वैसे ही आप ढल सकते हो। इन्वायरमेंट बहुत इफेक्ट डालता है हम लोगों के ऊपर। जैसे आप चोरों के बीच में रहते हो तो चोर बन सकते हो, अगर अच्छे लोगों के बीच में रह सकते हो, तो कहते नहीं जैसे संगति वैसे रंगति, तो वही आपका इन्वायरमेंट होता है, पर्यावरण होता है। अब देखिए, ये लिखा हुआ है, आप नोट्स बना सकते हो। देखिए, पर्यावरण आपका 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि और आवरण। तो परि का अर्थ क्या होता है, चारों ओर होता है। आवरण का अर्थ होता है आपका घेरा हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीव जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं वह इसका पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण का संधि विच्छेद आप करोगे तो परिधन आवरण होता है, तो उसी में से परि का अर्थ होगा चारों ओर, आवरण का अर्थ होगा घेरा हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीव जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं वही इसका पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण की अंग्रेजी क्या होती है, इन्वायरमेंट होती है। स्पेलिंग जरूर ध्यान रखिएगा, जो फ्रेंच भाषा के इन्वायरोनर शब्द से मिला हुआ है, जिसका अर्थ होता है पास पड़ोस होता है। अतः पास पड़ोस में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जो उसे प्रभावित करती हैं वह उसका पर्यावरण कहलाता है। तो बिल्कुल पर्यावरण हमारा प्रभावित करता है, हमें दिशा निर्देश देता है। जैसे जिस इन्वायरमेंट में आप रहेंगे, जैसे आपका पर्यावरण होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप ढल जाते हो, जैसे आपको पर्यावरण मिल जाए। ठीक है,
अच्छे लोगों के साथ रहोगे, जैसे जिसका पर्यावरण जैसे जहाँ रहते हो, वही हमने एग्जाम्पल आपको दिया। अगर आप चोरों के बीच में 24 घंटा आपका उठना बैठना है तो आपका बताइए बिहेवियर कैसा होगा, और वहीं आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ रह रहे हो तो आपका बिहेवियर कैसा होगा। तो इन्वायरमेंट का बहुत इफेक्ट डालता है हमारे ऊपर, इफेक्ट होता है पर्यावरण का। तो पर्यावरण आपका यही है। अब आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि पर्यावरण आपका है क्या। ठीक है, तो ये है आपका पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण शिक्षण भी समझ लेते हैं कि क्या है पर्यावरण शिक्षण। उसके आगे हम पेड़ पौधों के आगे से स्टार्ट क्लास को हम करेंगे। ठीक है, पर्यावरण, पर्यावरण बालक अपने पर्यावरण को प्रभावित करता है और बालक का पर्यावरण बालक को प्रभावित करता है। बिल्कुल करेक्ट बात। देखिए, बालक अपने पर्यावरण को प्रभावित करता है, बिल्कुल प्रभावित करता है। बालक पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है, जैसे बालक, देखिए पर्यावरण में हमारे देखिए बहुत सारे जीव पशु पक्षी रहते हैं, जैसे चिड़िया वगैरह हो गई। तो ये बालक अपने पर्यावरण को देखिए, उनको देखना चाहिए, उनकी भी देखभाल करनी चाहिए, है ना। उनकी देखभाल कौन करेगा, हम मनुष्य ही तो कर सकते हैं। वो लोग तो बेजुबान है ना, बोल नहीं सकते, तो हम लोग उनकी देखभाल कर सकते हैं। वो भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत प्रभावशाली होते हैं। जैसे अभी आप चील, बाज, गिद्ध पढ़े होंगे, तो ये हमारे पर्यावरण के लिए क्या इनको कहा जाता है, इन्हें सफाई कर्मी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनको खा लेते हैं, इसी वजह से चील, बाज, गिद्ध को इनको सफाई कर्मी, पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। अभी आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो बालक अपने पर्यावरण को प्रभावित करता है और बालक का पर्यावरण बालक को प्रभावित करता है। ये भी बात करेक्ट है कि बालक का पर्यावरण बालक को प्रभावित करता है। इन्वायरमेंट के बारे में अभी हमने जो बताया वही चीजें हैं। ठीक है, शिक्षक के द्वारा शिक्षण, देखिए यहाँ पे शिक्षक नहीं रहेगा, शिक्षक के द्वारा शिक्षण का कार्य, टीचिंग का कार्य करते समय बालक में उसके पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया का ज्ञान कराना या समझ स्थापित कराना ही पर्यावरण शिक्षण कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण शिक्षण क्या है, पर्यावरण शिक्षण की पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया का ज्ञान कराना ही या समझ स्थापित करना ही पर्यावरण शिक्षण कहलाता है। ठीक है, अब आपको उम्मीद है समझ में आया होगा कि पर्यावरण क्या है और पर्यावरण शिक्षण क्या है। ठीक है, क्लास को करेंगे स्टार्ट। देखिए, रेगिस्तानी ओक, पेड़ पौधों से आपके पहला टॉपिक है। पेड़ पौधों से आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। रेगिस्तानी ओक हो गया, खिलजड़ी वृक्ष हो गया, आपका नेपेंथीज हो गया, इन सारे, क्रोटान पौधा हो गया, बरगद का पेड़ हो गया। इस पेड़ पौधे से क्वेश्चन आपके बहुत पूछे गए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर सेट लगाया होगा या मेरी ईवीएस की प्लेलिस्ट अगर आपने देखी होगी, तो ये मेरी पूरी गारंटी है कि आपका नंबर बिल्कुल 28 नंबर आप ला सकते हो। 2 नंबर की गारंटी इसलिए नहीं है कि कभी कोई भी चैनल ये नहीं कह सकता कि हमारे द्वारा जो 30 क्वेश्चन आपका जो एग्जामिनर एग्जाम में आएगा वो मैच कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये गारंटी मेरी है कि 30 में से आपके 28 नंबर तो आ ही सकते हैं अगर आप प्रयास करेंगे तो। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं प्लेलिस्ट में, पूरे जो दिशा वाले, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन, सारे एक एक क्वेश्चन 2011 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन हमने टॉपिक वाइज आपको कराए हुए हैं। ठीक है, ये मैराथन क्लास तो जिन लोगों ने प्लेलिस्ट देखी होगी उनके लिए तो रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, और जिन्होंने नहीं देखा है वो पहली बार देखेंगे और दोबारा देखेंगे तो उनके दिमाग में भी सेट हो जाएगा। ठीक है, काम हमारा है बताना, काम आपका है करना। ठीक है, बताना हमारा काम है, काम भी आपका है, करेंगे आप तभी सफल होंगे, है ना। देखिएगा, अब पढ़ेंगे रेगिस्तानी ओक। तो देखिए, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष होता है जो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, इसकी देखिए, इसका पेड़ देख रहे हैं, इसका तना बहुत लंबा होता है, और इसका जो, क्योंकि ये रेगिस्तान में पाया जाता है तो यहाँ पानी की बहुत कमी होती है, तो पानी की कमी के कारण जो इसकी जड़ें होती हैं, वहाँ यहाँ पे जो नीचे जड़ें होती हैं वो बहुत नीचे तक जाती हैं पानी की तलाश में, 30 फीट तक नीचे गहराई तक ये चली जाती हैं। ठीक है, और इसका तना बहुत, जैसे आपकी कमरे की जितनी लंबाई दीवार होती है 10 से 12 फीट, वैसे इसकी तना जो होता है इसकी ये लंबाई होती है 10 से 12 फीट, और इसके नीचे का 30 फीट तक ये नीचे की गहराई तक चला जाता है पानी को लेने के लिए। ठीक है, हमने टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, आप नोट्स बना सकते हो। देखिए, यह वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये वृक्ष जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कैसे, आप याद भी कर सकते हो। देखिए, आफार ओक होता है, मतलब रेगिस्तानी ओक, आफार हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, तो रेगिस्तानी ओक आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा हुआ है, पेड़ पौधों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, हर बार पूछा जाता है, पेड़ पौधे होंगे, हाथी से क्वेश्चन हो गया, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी 2024 में आपसे पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।
ठीक है। अब यह रेगिस्तानी इलाके में सामान्य रूप से पाया जाने वाला वृक्ष है, ठीक है, ये रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला वृक्ष है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए ये बातें नहीं है कि बस आपने इतना पढ़ लिया रेगिस्तानी ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सीटेट में कैसे क्वेश्चन बनाता है, ये यहाँ से चारों पॉइंट लिख लेगा, चारों यहीं से उठाएगा, लेकिन जो ये 10 से 12 फीट लिखा है ना, इसे 12 से 14 फीट बना देगा, 15 बना देगा, ऐसे फिट चेंजेस कर देगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। सीटेट में ऐसे ही तो होता है, बस आपको ऑप्शन सारे सही लगेंगे, बस अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा बस आपका 1 नंबर चला जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, देखिए इसकी जड़ें जो है, ये इसकी जड़ें हमने अभी आपको बताया, इसकी जड़ की देखिए, इसकी जड़ें जो होती हैं वो जल की तलाश में लगातार नीचे की ओर बढ़ती जाती हैं, यहाँ 30 फीट की गहराई तक चली जाती हैं जल को। देखिए क्योंकि इसको जड़ भी, पानी भी तो चाहिए, तो यहाँ रेगिस्तानी इलाका होता है तो पानी की मात्रा बहुत कम होती है, तो इसलिए जड़ें जो होती हैं वो नीचे 30 फीट की गहराई तक जाती हैं पानी की तलाश में, ठीक है। इसका तना सामान्यतः 10 से 12 फीट की ऊंचाई तक चला जाता है। देखिए आपकी जो कमरे की लेंथ होती है वो भी लगभग इतनी होती है, 10 से 12 फीट। तो कम, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इस कमरे की ऊंचाई के बराबर, तब भी आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ अगर लिखा रहेगा 10 से 12 फीट तो वो भी आपका करेक्ट ही होगा, ठीक है। तो इसका तना सामान्यतः 10 से 12 फीट की ऊंचाई तक चला जाता है, यह कमरों की दीवारों के बराबर होती है, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए 5th पॉइंट में क्या है, स्थानीय लोग जल की समस्या होने पर इसके तने से जल निकालकर प्रयोग करते हैं। ये कहा जा रहा है जो लोग यहाँ निवास करते हैं, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है तो पानी की मात्रा तो कम होगी ही, तो पानी की तलाश में लोग क्या हो, इसके तने से चाकू लेके आते हैं और पाइप लेके आते हैं, तो चाकू से काट कर पाइप द्वारा पानी जो है वो पीते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 6 वाले पॉइंट में कहा जा रहा है इसके तने में जल इकट्ठा होता है और स्थानीय लोग अपने साथ चाकू और छोटी पाइप रखते हैं, ठीक है। ये बात आपको रेगिस्तानी ओक में पूरी कंप्लीट पता होनी चाहिए, ये नहीं बस 2 पॉइंट पढ़ा, 2 पॉइंट पढ़ेंगे तो बस 2 ही क्वेश्चन कर पाओगे आप सीटेट में, ठीक है। आपको पूरा पढ़ना होगा, हमने आपको बताया है 4 पॉइंट देता है, हमने प्रीवियस ईयर सेट भी लगवाया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। रेगिस्तानी ओक हमने पढ़ लिया। दूसरा पौधा पढ़ेंगे हम घटपर्डी नेपंथीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। कोई गिनती नहीं कि कितनी बार पूछा गया, 2011 से अगर 2024 तक का अगर आप सेट लगाओगे ना, इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 2400 बार क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 2019 के बाद, 2019 के बाद जब आपका एग्जाम हुआ था तब ऑनलाइन हुआ था। ऑनलाइन में क्या होता है कि पेपर जो है आपके बहुत सारे हो जाते हैं, 20 रोज अलग अलग होते हैं, सेट चेंजेस होके होते हैं, क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर होके होता है, थोड़ा चेंज होके होता है ना। तो जो ऑनलाइन हुआ था तो बहुत सारे सेट थे। ऑनलाइन का पेपर 2022 का अगर आप सेट सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप 2011 से 2019 तक के पेपर सॉल्व करोगे तो बस 9 ही सेट हैं, क्योंकि ऑफलाइन हुए थे। ऑफलाइन में एक ही दिन होता है पेपर आपका, ठीक है। देखिए घटपर्डी नेपंथीज, देखिए इसे शिकारी पौधा भी कहा जाता है। ये देखिए बहुत चालाक पौधा है, आपको भी चालाक बनना चाहिए। क्यों चालाक है, देख रहे हो इसका फिगर कैसे है, इसका फिगर कैसे देख रहे हो, ऊपर खुला हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है, तो इसके ये जो खुला हुआ है ना, ये शिकार करता है, छोटे कीड़े मकोड़े आते हैं तो ये खा लेता है उसको, ठीक है। इसके जो है पौधे से एक विशेष तरह की जब खुशबू निकालता है तो कीड़े मकोड़े क्या आते हैं, इसके पास आ जाते हैं। उसके बाद जैसे कीड़े मकोड़े इसके पास आते हैं, ये ढक्कन से जो है ना ये अपना मुंह ढक लेता है और उनका शिकार कर लेता है, इसलिए इन्हें शिकारी पौधे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पॉइंट को पढ़ेंगे साथ में भी समझेंगे हम। पहला पॉइंट है यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथा भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये तीनों राज्य लिख के ऐसे सीटेट के ऑप्शन में आपका बनाया गया है, ठीक है। ये तीनों ही ऐसे सेम लिखा हुआ है। वही बात हम बार बार कहते हैं, अगर आपने PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया होगा तब आपको जरूर पता होगा कि हाँ मैम एकदम करेक्ट बता रही है, ठीक है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथा भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसे पिचर पौधा या शिकारी पौधा भी कहते हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसे पिचर पौधा या शिकारी पौधा, 4 नाम इसके हो गए, घटपर्डी नेपंथीज, पिचर पौधा और शिकारी पौधा। जैसे कई लोगों के नाम होते हैं, जैसे आपके घर में किसी का निकनेम होता है घर का, जैसे स्कूल में दूसरा नाम होता है, स्कूल का नाम हो गया कि इसका नाम है हर्षित नाम है, या कोई भी नाम हो गया, क्या नाम होता है, मयंक नाम हो गया, कुछ भी नाम होता है, तो घर का नाम क्या रख देते हैं,
गोलू हो गया, है ना। जैसे स्कूल का नाम हो गया रीमा हो गया, सीमा हो गया, है ना, गीता हो गया, और घर का नाम निकनेम गुड़िया रख देते हैं। तो ये सारा जो निकनेम होता है, जैसे आप लोग में वैसे घटपड़ी का भी नाम है, इसे घटपड़ी, नेपंथीस, पिचर पौधा या शिकारी पौधा, कुछ भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तो एक ही नाम इसका है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिएगा, कहा जा रहा है कि इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। मतलब देख रहे हो आप, इसका आकार जो होता है वो लंबे घड़े जैसा होता है और इसके ऊपर एक क्या लगा होता है, एक पत्ती का ढक्कन लगा होता है, ठीक है। और एक विशेष तरह की खुशबू निकालता है जिसके कारण कीड़े मकोड़े सारे आते हैं और फंस जाते हैं और उसका शिकार कर लेता है। फोर्थ पॉइंट में यही लिखा हुआ है, इस पौधे से विशेष खुशबू निकलती है जिससे जीव इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो चले आते हैं इसकी तरफ खींचे और इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये उसका शिकार कर लेता है। फिफ्थ वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, यह चूहे, कीड़े मकोड़े तथा छोटे जीवों को फंसा कर खा जाता है, ठीक है। सिक्स वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, यह उस स्थान पर पाया जाता है जहां पर मृदा में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, वहां पे घटपर्डी नेपंथीस पौधा आपका पाया जाता है, ठीक है। यह आपको घटपर्डी के बारे में या पता होना चाहिए, सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इसे बाहर नहीं पूछेगा, ये मेरा पूरा एकदम जो 2011 से 2024 के सेट को ध्यान में रख के हमने ये मैराथन क्लासेस तैयार की हैं, ठीक है। इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, घटपर्डी से इससे बाहर क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष देखिए, ये आपका खेजड़ी वृक्ष है, ये भी आपका रेगिस्तान में ही पाया जाता है। देखिएगा खेजड़ी वृक्ष, यह जो है राजस्थान में पाया जाता है। देखिए खेजड़ी में जा लिखा हुआ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। देखिए हम ट्रिक भी आपको बता रहे हैं, साथ में आप ऐसे याद कर सकते हो। देखिए ओक हमने बताया था, आ फॉर ओक होता है, आ फॉर ऑस्ट्रेलिया होता है, तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। लेकिन जो खेजड़ी वृक्ष है आपका, ये आपका राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। यह भारत के राजस्थान राज्य के रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, ठीक है। इसकी जड़ें पानी के अभाव में, देखिए क्योंकि रेगिस्तानी इलाका जहां होगा वहां पानी की कमी होगी ही, तो इसकी जड़ें पानी के अभाव में लगातार नीचे की ओर चली जाती हैं। यह कम पानी के बिना भी खड़ा हो सकता है, ठीक है। इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। थर्ड वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, इस वृक्ष की लकड़ी में कीड़े मकोड़े और दीमक नहीं लगते हैं, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपका ऑप्शन बना देगा कि किस वृक्ष के पेड़ में दीमक नहीं लगते हैं, आपको रेगिस्तानी ओक दे देगा, ठीक है, खेजड़ी वृक्ष, घटपर्डी, बरगद, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। लेकिन जब आप ये डीप में पढ़ेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ज्यादा डीप नहीं पढ़ना, बस 5 ही पॉइंट है, क्या ही पढ़ना, 2 घंटे की क्लासेस हैं, आपको करनी है। बस एक मूवी समझ कर देख लीजिए, ईवीएस की मूवी है ये, सीटेट ईवीएस की मूवी है ये, ठीक है। इसको समझ के आप देख लीजिएगा, आपका भला हो जाएगा। इस वृक्ष की लकड़ी में कीड़े मकोड़े और दीमक नहीं लगते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, इसकी फली से सब्जियां बनाई जाती हैं और इसकी छाल से दवा भी बनाई जाती है, ठीक है। ये भी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। यह एक छायादार वृक्ष होता है जिसकी छांव में स्थानीय बच्चे जो है वो आकर खेलते भी हैं, ठीक है। छायादार वृक्ष है, यहाँ नीचे छाया देख रहे हो, तो ये छायादार वृक्ष है, स्थानीय लोग जो होते हैं इसके नीचे आके खेलते भी हैं। अब देखिएगा उसके आगे, अब हम पढ़ेंगे ईवीएस की थीम। ईवीएस की थीम क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाता है, कितनी थीम है, कितनी उप थीम है। उप थीम आपको ना भी याद हो वो आपको हम आगे बताएंगे, पहले आप थीम समझिएगा। तो ईवीएस की जो थीम होती है वो कितनी थीम है, 6th थीम है, ठीक है। 6th थीम है, कैसे, ये जरूरी नहीं है आपको लाइन बाय लाइन याद हो, ठीक है, बस आपको पता होनी चाहिए कि ये 6th थीम है, चाहे आप ऊपर नीचे भी याद कर सकते हो, ठीक है। ये 6th थीम आपको पता होनी चाहिए। परिवार, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। देखिएगा परिवार, सबसे पहले आपको रहने के लिए, सबसे पहले आप जन्म लेते हैं तो कहाँ में परिवार में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको परिवार चाहिए, तो ये आपकी फर्स्ट थीम हो गई। सबसे पहले आपको परिवार में जब आप आ गए तो भूखे तो रहोगे नहीं, एक दिन भूखा तो रहा जाएगा नहीं, तो सबसे पहले क्या चाहिए, आपको भोजन चाहिए, है ना। परिवार चाहिए पहले, फिर उसके बाद आपको भोजन भी चाहिए। भोजन तो आपने खा लिया, लेकिन आप ऐसे सड़क पे थोड़ी ना घूमोगे, है ना, कहीं पे रहने के लिए जगह भी तो चाहिए। उसके लिए आपको क्या चाहिए, आश्रय चाहिए, आवास चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको आवास, जब आवास भी मिल गया तो प्यास भी तो लगेगी, एक दिन प्यासे रह लोगे, 2 दिन प्यासे रह लोगे, पानी तो चाहिए। उसके बाद आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जब पानी भी पी लिया, खाना भी खा लिया, घर भी आपको मिल गया, तो घर में रहते रहते बोर भी हो जाओगे, जैसे पिछले आपका लॉकडाउन चला, है ना, घर में बोर हो जाओगे, तो आपको घूमने के लिए भी चाहिए। तो आप उसके बाद आपकी 5वीं थीम आ जाएगी, यात्रा आ जाएगी, ठीक है।
छठी थीम आ जाएगी जब आपने यात्रा भी कर लिया, खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया, घर भी लिया, लेकिन अब 2 रोटी के लिए कमाना भी पड़ेगा, है ना। तो हम जो सोचते हैं और जो करते हैं ये आपकी 6th थीम हो जाएगी। तो ये 6 थीम है, ये 6 थीम आपको पता होनी चाहिए। पहली थीम आपकी परिवार और मित्र, दूसरा भोजन, आवास, जल, यातायात, हम चीजें कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं। ये 6 थीम है कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिगर के माध्यम से एक बार हम समझ लेंगे 6 थीम जो है आपकी। सबसे पहले आपको परिवार चाहिए, जो हमने आपको समझाया, परिवार मिल गया, उसके बाद भोजन भी चाहिए, है ना, भूखे तो रहोगे नहीं, भोजन भी मिल गया, उसके बाद रहने के लिए घर भी चाहिए, कहाँ रहोगे, है ना, घर भी चाहिए, घर के बाद उसके बाद पानी भी चाहिए होता है, ये भी सारा कंपलसरी है, कंपलसरी है ना, पानी भी चाहिए, बिना पानी के कहाँ जीवन व्यतीत होगा। उसके बाद आपको घूमने के लिए ट्रैवल करना भी मन करेगा ना, ट्रैवल भी आपकी थीम हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में आप जॉब वगैरह करोगे, कुछ भी करो, जॉब में बिजनेस करो, पढ़ाई लिखाई, सरकारी नौकरी जो भी करो, वो आपका बिजनेस जॉब में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी 6 थीम होती है। 6 थीम आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको 6 थीम पता है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा उप थीम नहीं है, तो 3 थीम दे देगा और एक आपकी उप थीम दे देगी। लेकिन जब आपको थीम पता रहेगी, ये फिक्स आपको 6 थीम पता है, तो जो थीम नहीं रहेगी वही आपकी उप थीम रहेगी, ठीक है। अगर थीम आपको पता है तब आप आंसर कर सकते हो। उपथीम क्या होती है? उपथीम आपका हो गया, देखिए उपथीम संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं और पौधे। संबंध आपका हो गया, जैसे रिश्तेदार वगैरह, सारे उपथीम हो जाएंगे आपके, ठीक है। कार्य और खेल ये सारा उपथीम में आएगा, पशुएं, पेड़ पौधे ये सारे उपथीम में आएंगे। लेकिन जो हमने थीम बताया है, ये आपको थीम पता होना चाहिए। थीम पता है तब आप बता पाओगे हाँ कौन सा ऑप्शन में थीम है, कौन सा उपथीम है, ठीक है। तो ये 6 थीम आपको पता होनी चाहिए। परिवार चाहिए आपको, भोजन खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, उसके बाद पानी भी चाहिए, यात्रा करने के लिए भी चाहिए, उसके बाद आपको जॉब वगैरह भी करनी होगी 2 रोटी के लिए, है ना, पेट की रोटी के लिए कमाना भी पड़ेगा आपको, कुछ भी करो। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके, जितने भी टॉपिक हमने लिए हुए हैं ना, अगर जिसने भी प्रीवियस ईयर लगाया होगा प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा जरूर कि मैम ने आपने क्या ही क्लास करवाई थी। और अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करेंगे तो हमें यह पता चलता है कि हाँ हमने जो मेहनत की है आप लोगों के लिए वो मेरी सफल हुई है, बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। बस इतना ही मिलता है, बाकी लाइक करने से हमें कुछ नहीं मिलता, ठीक है। आप लाइक करोगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलता, बस हमें ये मोटिवेशन मिलता है हमें, क्योंकि आमने सामने तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं। बस यही तरीका है कि आप कमेंट्स के जरिए बता सकते हो आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, लाइक कर सकते हो, टीचर को मोटिवेशन मिलता है ताकि वो और क्लासेस लेके आता है, ठीक है। ईवीएस देखिए, ईवीएस क्या होता है, देखिए आपने फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस की कोई अलग सी बुक नहीं पढ़ी होगी, अगर आपको याद हो तो, बहुत छोटे होंगे फर्स्ट और सेकंड क्लास में, तो फर्स्ट और सेकंड में आपने ईवीएस नहीं पढ़ा होगा। अब ये नहीं आपने एकदम से ईवीएस नहीं पढ़ा, ईवीएस आप पढ़ते हो, लेकिन किसके अकॉर्डिंग पढ़ते हो, भाषा और गणित के संदर्भ में आपको सिखाया जाता है ईवीएस फर्स्ट और सेकंड क्लास में। लेकिन जो ईवीएस में कहा जाता है कि 1st से 5th तक की आपको एनसीईआरटी ईवीएस की पढ़नी होती है, तो वो थर्ड से आपकी ईवीएस की होती है, 3rd से 5th तक की एनसीईआरटी आपको सीटेट फर्स्ट पेपर के लिए पढ़नी होती है, सेकंड में आपका ईवीएस पूछा नहीं जाता। अब देखिएगा ये सारी बातें आपको डिटेल में लिखी हुई है कि क्लास 1st और 2nd में ईवीएस की किताब नहीं होती है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, अगला हम उसको 10 किताबें दे देंगे तो वो कैसे पढ़ेगा समझेगा, बहुत छोटा होता है फर्स्ट क्लास में। तो फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस की किताब नहीं होती है, 3rd से 5th तक की एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं सीटेट के लिए, ठीक है। क्लास 1st और 2nd में भाषा और गणित के संदर्भ में जो है वो सीटेट, हाँ क्लास 1st और 2nd में भाषा और गणित के संदर्भ में आपका ईवीएस जो है वो सिखाया जाता है। ईवीएस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, ये भी आपसे पूछा हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से 3 सब्जेक्ट होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट उसमें आपको इंक्लूड कर देगा, लेकिन ये 3 आपको पता होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा होता है, सामाजिक अध्ययन होता है और विज्ञान होता है। ये आपका ईवीएस में 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग 10 किताबें हम नहीं देंगे, बच्चा अभी 5वीं तक छोटा होता है कि उसको 10 किताबें दे देंगे, अभी आप 10 किताबें पढ़ सकते हो। और देखिए आप बड़े क्लासेस में जाते हो, जैसे आपने बीएससी मैथ किया होगा तो मैथ की 3 बुक होती है और इतनी मोटी मोटी होती है, लेकिन छोटा बच्चा वो नहीं पढ़ पाएगा ना, अभी वो उतना मैच्योर हुआ ही नहीं है, उसके लिए छोटी किताब, बस एक ही किताब में उसका भला हो जाता है। वही चीज़ें आप और बड़े लेवल में पढ़ोगे, एमएससी में पढ़ोगे, है ना, तो सिलेबस धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो बच्चे को देख के उसकी एज आयु जो होती है उसके अकॉर्डिंग उसको सिलेबस दिया जाता है। ये नहीं उसको ढेर सारी किताबें दे देंगे, वो देख के
देख के ही क्या पढ़ेगा वो फिर उसके आगे, ठीक है। तो ईवीएस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान। देखिए ईवीएस में क्या इंक्लूड होता है, जैसे आपने दांडी यात्रा पढ़ा होगा, है ना, गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, क्यों निकाली थी, नमक कानून तोड़ने के लिए। तो ये सारी चीजें देखिए ईवीएस में ही, जो ईवीएस में ही ये इंक्लूड कर दिया जाता है, सामाजिक अध्ययन का पार्ट होता है। अब विज्ञान हो गया, साइकिल, अब कोई भी साइकिल चलाते जा रहा है या मोटरसाइकिल या कार वगैरह कुछ भी चल रही है, अब छोटा बच्चा ये नहीं जानेगा ये विज्ञान का पार्ट है, ये इस सब्जेक्ट का पार्ट है, तो इसीलिए इन सारे सब्जेक्ट को ईवीएस में इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ईवीएस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, पर्यावरण शिक्षण होता है, सामाजिक अध्ययन होता है और विज्ञान होता है। हाथी से क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि 2011 से अगर आप उठाएंगे 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया ईवीएस हाथी से क्वेश्चन, और हाथी में उसमें क्या क्वेश्चन बनाया था 2023 में भी पूछा गया है। क्या करते हैं ना एग्जामिनर, क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना 10 से 12 मादा हाथी होते हैं, तो यहाँ बना देगा 14 से 15 मादा हाथी होते हैं, और ये 10 से 12 ऊपर लिखा हुआ है, इसको नीचे ले आएंगे कि झुंड में 10 से 12 मादा हाथी होते हैं। बस इतनी सी कंफ्यूजन होगी। अगर आपको इतनी सी कंफ्यूजन है, बस 1 नंबर आपका गया, आपने कितना भी हाथी के बारे में पढ़ा हो, कुछ काम का नहीं है ना। तो ये ध्यान से पढ़ना है आपको। 2024 में भी क्वेश्चन हाथी से पूछा गया है, उसमें कहा गया है कि उनके समूह में 24 से 25 मादा हाथी होते हैं। अभी 2024 का पेपर जो हुआ था ईवीएस का, उसमें पूछा गया था, और 2023 में जो पूछा गया था वो इसका उल्टा नीचे 10 से 12 नीचे आ गया, 14 से 15 ऊपर चला गया, ऐसा पूछा जाता है। देखिएगा इस बार आपसे क्या पूछते हैं, देखिए ये आपका हाथी है, ठीक है। भारत में जो है वो सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं आपके, वो कर्नाटक में पाए जाते हैं सर्वाधिक हाथी। वैसे तो पाए जाते होंगे कहीं कहीं, लेकिन जो सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं वो आपके कर्नाटक में पाए जाते हैं। मादा हाथी और उसके बच्चे समूह में रहते हैं, ठीक है। मादा हाथी और उसके बच्चे समूह में रहते हैं। सबसे बुजुर्ग हाथी समूह की मुखिया बन जाती है। जैसे आपके घर में कोई मुखिया होता है, आपके मम्मी पापा दादी कोई भी मुखिया होता है जो बड़ा होता है, वैसे यहाँ पे जो सबसे बुजुर्ग होता है वो समूह की मुखिया बन जाती है। अब देखिएगा थर्ड वाले पॉइंट में कहा जा रहा है उनके समूह में 10 से 12 मादा हाथी होते हैं। समूह में 10 से 12 मादा हाथी होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। मादा हाथी होते हैं समूह में 10 से 12, ठीक है। उनके झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते हैं। नर बच्चे 14 या 15 वर्ष की आयु में समूह छोड़ देते हैं। ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि नर हाथी जो होते हैं वो 14 या 15 वर्ष की आयु में समूह को छोड़ देते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे सीटेट में कैसे बनाया हुआ है 2023 में, उसमें बनाया हुआ है कि इसको झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते हैं, नर बच्चे जो है 10 से 12 वर्ष की आयु में समूह छोड़ देते हैं। बस ऐसे ही घुमाएगा, 10 से 12 जो हम ये आपको समझा रहे थे कि 10 से 12 यहाँ ले आएगा और यहाँ पे ले आएगा कि उनके समूह में 14 या 15 मादा हाथी होते हैं। नंबर वही है, बस चेंज कर दिया गया है। तो ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए कि समूह में 10 से 12 मादा हाथी रहते हैं और नर हाथी जो होते हैं वो 14 या 15 वर्ष की आयु में समूह को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। हाथी के बारे में और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, देखिएगा ये देखिए कीचड़ में खेलते हैं। क्यों हाथी कीचड़ में खेलते हैं? क्योंकि ये इनके शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं ना। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, देखिएगा। हाथी के 2 बड़े कान होते हैं, ये कान देख रहे हो, इनके बड़े बड़े होते हैं, हमारी तरह छोटे छोटे नहीं होते, इनके बड़े बड़े कान पाए जाते हैं। किसके लिए? जिसके प्रयोग के द्वारा वो क्या करते हैं, सुनने के साथ साथ क्या करते हैं, शरीर पर हवा करने के भी लिए उसका यूज करते हैं, जो उनके बड़े बड़े कान होते हैं, ठीक है। और छठा पॉइंट क्या है, हाथी गंदे पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। अब इनके पास टोटी नल वगैरह नहीं है, घर में सबमर्सिबल नहीं लगा हुआ है ऐसे कि शावर से नहा लेंगे, ठीक है। तो बेचारे इनको ठंडक लेनी होती है, तो ये कीचड़ और जो गंदा पानी होता है उसी में ये अपने शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। 7 वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ, अब यहाँ पे भी बहुत क्वेश्चन कंफ्यूज करके पूछा जाता है। कैसे कि हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां खा जाता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन एग्जामिनर अभी आपसे 24 में ही शायद पूछा हुआ है कि 23 में पूछा हुआ है, रिसेंट में एग्जाम में पूछा हुआ है कि हाथी जो है एक दिन में 200 किलोग्राम, क्योंकि ये तो 200 किलोग्राम इसके बच्चे का वजन दिया हुआ है। अगर आपने इतना माइंड नहीं किया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, तो ये 200 यहाँ लगा देते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, हाथी एक दिन में लगभग 200 किलोग्राम पत्तियां खा जाता है, ये बातें आपको ऐसे एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। हम अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहे, ये सारे क्वेश्चन आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अभी हम आपको मैराथन क्लास में इसलिए बता रहे हैं, आपको पता चलेगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप और ध्यान से पढ़ें, है ना।
तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम तक पत्तियां खा सकता है और इसके जो बच्चे 3 महीने बच्चे का वजन जो होता है वो 200 केजी या 2 कुंतल होता है। ठीक है, एक कुंतल में कितना होता है, 100 केजी होता है, तो 200 केजी में 2 कुंतल आपका हो जाएगा। तो इसके 3 महीने बच्चे का वजन जो होता है वो 200 केजी या 2 कुंतल होता है। ठीक है, हाथी लगभग 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। आप बताइएगा कि आप कितने घंटे सो रहे हैं, कितने घंटे सो रहे हैं। आपका सीटेट का एग्जाम है दिसंबर में, बताइएगा तो आप कितने घंटे सोते हैं। तो कम सोइएगा, हाथी से सबक लीजिए, इतना बड़ा शरीर और इतना कम सोता है 2 से 4 घंटे सो के अपना जीवन बेचारा बिताता है। बताइएगा, बहुत कम सोता है। यहाँ लोग 9-10 घंटा 7 घंटा, पूछो ही मत। स्लाथ देखिए, उससे बड़ा आलसी, इससे बड़ा आलसी दुनिया में कोई है ही नहीं है। 17-17 घंटे सोता है। देखिएगा इसको, ये आपका स्लाथ है। ये भालू दिख रहा है बट भालू नहीं है, ये स्लाथ है। ठीक है, स्लाथ से भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम सीरियसली बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर देखिएगा जरूर। आप 1000 मॉक टेस्ट लगा लो, लेकिन अगर आपने 1-2 भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाया है तो गारंटी नहीं है कि आप सीटेट पास आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने, ये देखिए मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने कभी भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया हुआ था। जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने कभी भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया था, कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया हुआ था। ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया हुआ था। ये है पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत लगाया हुआ था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछ जाता है। अगर आपने ये 10 सेट भी अगर एकदम मन से लगाया है ना, तो बिल्कुल जरूर आपको वो सारा पूरा स्तर लेवल जो है वो पता चल जाता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा स्लाथ के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही आलसी है ये, देखते हैं कैसे। यह भालू के जैसा दिखने वाला है परंतु यह भालू नहीं है। ठीक है, ये भालू नहीं है, ये है स्लाथ। यह दुनिया का सबसे आलसी जीव माना जाता है। यह पेड़ों से उल्टा लटक कर लगभग 17 घंटे सोता है। बताइएगा, 24 घंटे में से 17 घंटे ये लगातार सोता है। बताइएगा, इतना सोता है ये। बताइएगा भैया, आप मत सोइएगा, नहीं तो आप सीटेट का क्या ही बना दोगे। थर्ड वाले पॉइंट में देखिएगा, यह जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर पलता है, कहीं और जाता भी नहीं है। बस जिस पेड़ पे सोता रहता है ना, उसी का पत्ता खाकर अपना जीवन ये व्यतीत करता है। यह अपने लगभग 40 वर्षों के जीवन काल में अधिकतम 8 पेड़ों पर निवास करता है। मतलब ये 40 वर्ष तक जीवित रहता है और 40 वर्ष तक जब तक ये जीवित रहता है केवल 8 पेड़ों पर निवास रहता है। मतलब 8×5 = 40, 5 पेड़ों पर ये रहता है। 5 पेड़ों पर 40 वर्षों तक अपना जीवन ये व्यतीत करता है। सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। मतलब पानी वगैरह पीने के लिए या शौच वगैरह करने के लिए ये सप्ताह में एक बार नीचे उतरता है। ये है स्लाथ का पूरा जीवन काल। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इतना घंटा आपको बिल्कुल नहीं सोना, आपको हाथी की तरह 2 से 4 ही घंटे सोने हैं। ठीक है, पढ़ाई के टाइम पे। तो आपको क्या करना है, 17 घंटे नहीं सोना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप ईवीएस पढ़ रहे हो तो थोड़ी सी तो आपके जीवन में चेंजेस आ जाए। ठीक है, तो 17 घंटे आपको नहीं सोना है। स्लाथ के बारे में देखिए, ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, हमने डीप इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप खुद से नोट्स बाकायदा बना सको। हम ये सारी चीज़ें नहीं लिखते, केवल फिगर से आपको चीज़ें समझा सकते थे, लेकिन जो बोल देते हैं वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी और वो दोबारा आप नोट्स भी नहीं बना पाओगे। लेकिन हमने आपके लिए लिखा हुआ है, प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नोट्स से क्या होता है ना, अगर अभी आप एक बार पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो जब एग्जाम टाइम आता है तो एक दिन पहले ना ये नोट्स जो खुद की होती है ना, वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। आप अपने हाथ से जो हैंड रिटन नोट्स बनाओगे ना, वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। ना कि बार बार यूट्यूब क्लास देखो, उस पर ऐड आ रहा है, क्या आ रहा है। एक बार यूट्यूब क्लास देखो, फिर शॉर्ट्स रील्स, ज़्यादा टाइम खराब हो जाता है ना। इसीलिए कहा जाता है कि खुद से नोट्स बनाओ, टाइम फिर आपको समझ में आएगा। एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करती है जो खुद की नोट्स होती है। अब देखिएगा उल्लू, ये बंदा रात को जगता रहता है। अब भी रात को जाग जाग कर पढ़ाई करो। एक बात ये भी आपको याद रखनी है कि ये जो उल्लू होता है ना, ये गर्दन अपनी जो है ये काफी हद तक पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, ये उल्लू जो होता है। और एक मैना होती है, उससे क्वेश्चन ये दोनों जो हम बता रहे हैं ना बहुत बार पूछा गया है। और एक मैना होती है, वो मैना जो है वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन उल्लू जो होता है ये काफी हद तक अपनी गर्दन जो है वो पीछे तक कर सकता है। ठीक है, अब देखिएगा, वे एनिमल जो दिन में जगते हैं वो फिर भी कलर देख सकते हैं और पहचान सकते हैं, लेकिन जो रात में जगते हैं जैसे उल्लू, कलर नहीं देख पाते, सारी चीज़ों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एनिमल जो है वो रात में जगते हैं वो दिन में कैसे कलर देखते हैं, या उल्लू कैसे कलर देख पाते हैं।
तो ब्लैक एंड व्हाइट देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आप रात को सोते हो, दिन में जगते हो, तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो दिन में जगते हैं, जैसे आप दिन में जगते हो, रात को सोते हो, तो आपको देखिए कलर वगैरह पहचान में आ सकता है, पहचान सकते हो आप। लेकिन ये रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं, तो इसलिए इनको कलर जो है वो सारा ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है उल्लू से डायरेक्ट। अब देखिएगा गिद्ध, चील, बाज, इसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हमने स्टार्टिंग में बताया इनको क्या कहा जाता है, इनको सफाई कर्मी कहा जाता है पर्यावरण का, क्योंकि ये जंतुओं को जो है वो ऐसे मृतक जीव जंतुओं को ये डायरेक्ट खा लेते हैं, इसीलिए इनको पर्यावरण का सफाई कर्मी कहा जाता है। क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, देखिएगा ये मनुष्यों की तुलना में कितने गुना देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा हुआ है। देखिएगा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ये आपका गिद्ध हो गया, चील हो गया, बाज हो गया। इन्हें प्रकृति का बेहतर सफाई कर्मी कहा जाता है, क्योंकि यह मृत जीव जंतुओं के शरीर को सीधे भोजन के रूप में ग्रहण करके उन्हें समाप्त कर देते हैं, इसलिए इन्हें सफाई कर्मी कहा जाता है, ठीक है। प्रकृति में उन्हें सड़ने, गलने और प्रदूषण फैलाने से जो है वो बचाते हैं, ठीक है। प्रदूषण फैलाने से ये बचा लेते हैं। ये मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं। देखिए इनके 2 पैर होते हैं, तो ये 4 गुना ज्यादा देख पाएंगे, ठीक है। इससे 2 प्लस करके, क्योंकि अभी आपसे पूछेगा कि कौन सा जीव है, टाइगर, चीता जो है वो आपसे 6 गुना ज्यादा देख सकता है, क्योंकि उनके 4 पैर होते हैं, तो उसमें 2 प्लस कर लीजिएगा तो वो 6 गुना देख पाएंगे। और ये जो है इनके 2 पैर है, तो ये 4 गुना, ठीक है, 4 गुना ये ज्यादा देख सकते हैं। क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, और उसमें 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना कर देंगे, फिर आपको ढूंढना रहेगा। तो ये चीजें आप खुद से कैसे याद कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, बताना हमारा काम है। तो ये मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं। ये 4 गुना जो लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा हुआ है, कितने गुना देख सकते हैं चील, बाज, गिद्ध मनुष्यों की तुलना में, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखेंगे आप बाघ, हाँ ये देखिए बाघ भी ना, तो ये आपसे कितने गुना ज्यादा देखेगा, ये आपसे 6 गुना, क्योंकि इसके देखिए आगे 4 नीचे जमीन पे रखा हुआ है ना, इससे अंदाजा आप कैसे भी याद करो, ये आपसे 6 गुना ज्यादा देखेगा मनुष्य की तुलना में। लेकिन जो चील, बाज, गिद्ध है, ये आपसे 4 गुना ज्यादा देखेगा। दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिएगा ये आपका बाघ है, बाघ, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। जो इनके ऊपर ऐसे पैटर्न होता है ना, ये इनके अंदर की चमड़े की वजह से नहीं होता, ये इनके जो बालों की वजह से होता है, इसी वजह से इनका पैटर्न बना होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बाघ देखिएगा, ये आपका बाघ है। बाघ के शरीर पर काली पीली धारियां पाई जाती हैं, ठीक है। ये जो काली पीली धारियां बनी हुई है, ये काली पीली धारियां जो है वो बाघ के शरीर पर पाई जाती हैं, वो इनके बालों की वजह से पाया जाता है, ना कि इनके अंदर के चमड़े की वजह से, ठीक है। दूसरे पॉइंट में लिखा गया है बाघ के नर बच्चे 2-3 वर्षों में समूह जो है वो छोड़ जाते हैं। तो सारी बातें आपको पता ही होनी चाहिए कि हाथी के बच्चे, ठीक है, नर हाथी के बच्चे कितने वर्ष में समूह को छोड़ जाते हैं, और बाघ के कितने वर्ष के समूह को छोड़ जाते हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये कब पता होंगी, जब तक आप मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करोगे, ठीक है। रिवीजन बहुत जरूरी है। पेपर में क्या होता है, हम सारी चीजें पढ़े होते हैं, जब पेपर देने जाते हैं, अरे हमने ये भी पढ़ा हुआ था, अरे हमने ये भी पढ़ा हुआ था, अरे हमने सब पढ़ा हुआ था, लेकिन आ ही नहीं रहा। अरे भाई क्यों नहीं आ रहा, उसका रीजन क्या है, रीजन उसका यही है कि रिवीजन नहीं है आपके पास, ठीक है। रीजन का सोल्यूशन ये है कि रिवीजन नहीं है आपके पास, ठीक है। ये चीजें आपको अभी समझ में आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। एक बार सीटेड पास आउट पहली बार में कर लो, अगर 2-3 बार में करना है तो फिर मत पढ़िएगा, है ना। बाकी टीचर तो है ही, काफी आपके टीचर मिल जाएंगे यूट्यूब पे पढ़ाने वाले, पढ़ते रहिए। और यहाँ वैकेंसी का इतना बुरा हाल है कि यूपी में देख लीजिए 6-6 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है। अब जब आपके पास सीटेड क्वालिफाई रहेगा तभी तो आप आगे चढ़ पाओगे, ये पहली सीढ़ी है आपकी। जब पहली सीढ़ी चढ़ोगे तभी तो आगे जा पाओगे। तो सीटेड जल्दी से पास आउट करें और दूसरी भर्ती का एग्जाम जो भी आए उसमें फॉर्म फिल करें। बिहार हो गया आपका, दिल्ली हो गई, यूपी हो गई, ठीक है। बार बार मौका नहीं मिलता, और वैकेंसी भी इतनी लेट में आ रही है तो क्या ही पूछना। अब देखिएगा बाघ के बारे में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ रहे थे कि बाघ के नर बच्चे 2-3 वर्षों में समूह छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके आगे थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है बाघ मनुष्यों की तुलना में 6 गुना ज्यादा देख सकते हैं, ठीक है। ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि ये 6 गुना ज्यादा देख सकते हैं, जबकि आपने पढ़ा अभी कि चील जो है और बाज जो है वो गिद्ध, वो आपसे 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिएगा, बाघ अपनी मूंछों की सहायता से, इनके आगे जो मूंछ होती है उनकी सहायता से आसानी से दिशा का ज्ञान कर लेते हैं, ठीक है।
बाघ अलग अलग समय में अलग अलग तरह की आवाज़ आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अलग अलग टाइम पे जैसे इनको खाना चाहिए होता है या इनके एरिया में कोई आ गया तो दहाड़ते हैं ना, वो बुरी तरीके से किसी बंदे को देख लिया है ना जंगल में, तो कैसे कैसे आवाज़ निकालते हैं ना। तो अलग अलग टाइम पे जो है अलग अलग, जैसे आप रोते हो है ना, रोते हो तो दूसरी तरह की आवाज़ निकलती है, बोलते हो दूसरी तरीके, हंसते हो और दूसरी तरीके से, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग आवाज़ जो है ये निकाल लेता है। ठीक है, बाघ की दहाड़ आसानी से 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। देख रहे हो, 3 किलोमीटर तक इसकी जो दहाड़ होती है वो सुनाई देती है। जन्म के समय इसके बच्चे का वजन कितना होता है, 1.5 से 2 केजी तक ही हो सकता है। ठीक है, इसके बच्चे का वजन 1.5 से 2 केजी का होता है, जबकि अभी आपने पढ़ा कि हाथी के बच्चे का वजन 3 महीने के बच्चे का वजन कितना होता है, 2 कुंतल होता है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। क्या होता है, देखिए सांप, डरे तो नहीं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सांप के बारे में, ये समझिएगा। हम भी इसकी बना रहे थे जो इसकी मैराथन क्लासेस, तो हम भी देख रहे थे तो डर गए थे एक बारी। ठीक है, सांप है ये आपका। अब देखिएगा सांप के बारे में क्वेश्चन कैसे, बताइएगा सांप के कान पाए जाते हैं कि नहीं, बताइएगा सांप के दांत पाए जाते हैं कि नहीं। तो ये सारा आपका यहाँ से क्लियर होगा। अगर नहीं पता होगा तो क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि सांप के कितने खोखले दांत पाए जाते हैं, सांप भोजन कैसे करता है, सांप के कान होते हैं कि नहीं। ठीक है, सांप के कान नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन वो सुनता कैसे है, वाइब्रेशन की वजह से। जब जमीन में वाइब्रेशन होती है ना तो उसको पता चल जाता है, तो वो वाइब्रेशन की वजह से सुनता है। बाकी सांप के आपके कान नहीं होते। सांप के 2 खोखले दांत पाए जाते हैं। ये सारी बात हम पढ़ेंगे पॉइंट में, साथ में समझेंगे। पहला पॉइंट आपका है, सांप एक सरीसृप प्रजाति का जीव है जो पृथ्वी पर रेंग कर चलता है। मतलब सरीसृप मतलब जमीन पर ये रेंग कर चलता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह फसल बर्बाद करने वाले जो चूहे होते हैं खेत में उसको खा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आपका क्लियर हुआ। थर्ड में देखिएगा, सांप के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, दांत पाए जाते हैं, लेकिन ये भोजन निगल कर करता है। क्यों? क्योंकि ये जो दांत होते हैं केवल जो है वो क्या करते हैं, दांत से आपकी जान ले लेते हैं, है ना। देखिएगा आगे क्या होता है, सांप के दांत पाए जाते हैं परंतु वह भोजन निगल कर करता है। वह अपने दांतों का प्रयोग भोजन के लिए नहीं करता है। ठीक है, भोजन ये निगल कर करता है। सांप के 2 खोखले दांत पाए जाते हैं जिसका प्रयोग वह दूसरों तक जहर पहुंचाने में करता है। देखिए ना, किसी को जब सांप काटता है तो देखिएगा इसे ऐसा निशान बन जाता है 2, तो वही उसका 2 खोखला दांत होता है। बाकी ये भोजन जो है वो निगल कर करता है। ठीक है, तो सांप के 2 खोखले दांत पाए जाते हैं जिसका प्रयोग वह दूसरों तक जहर पहुंचाने में करता है। सांप के कान नहीं पाए जाते परंतु वह अपने शरीर के त्वचा के माध्यम से कंपन को, वाइब्रेशन को महसूस करता है। ठीक है, सांप के काटने की दवा सांप के जहर से ही तैयार की जाती है जो स्वास्थ्य केंद्रों पर आसानी से उपलब्ध होता है। ये बातें आपको सांप के बारे में तो पता ही होंगी। ठीक है, पता होंगी, पता नहीं होंगी तब भी पता करनी चाहिए क्योंकि आपको एग्जाम देना है ईवीएस का सीटेट में। ठीक है, अब देखिएगा सांप कितने तरीके के पाए जाते हैं, बहुत खतरनाक है भाई। देखिएगा, भारत में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कितने तरीके के पाए जाते हैं। ठीक है, और आपसे एक पूछ लेगा कौन सा जहरीला सांप नहीं है, ये भी ऑप्शन बना देगा। तो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, नाग होता है, करैत, अफाई और दोबोइया होता है। ठीक है, दोबोइया होता है। तो देखिए, ये फर्स्ट वाला आपका जो है ये नाग है, दूसरा आपका करैत है, और ये तीसरा आपका ये जो है इसका देखिए पैटर्न चेंज होता है, तो ये अफाई है और ये दोबोइया है। तो ये उसको ऊपर जो पैटर्न लगा हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम पहचान लेते हैं इसको, ये आपका करैत हो जाएगा, या अफाई हो जाएगा, या दोबोइया हो जाएगा। तो भारत में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। अब देखिए मैना, ये मैना के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मैना झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे वो कर सकती है, एकदम सेम। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकती है, लेकिन जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन काफी हद तक पीछे तक घुमा सकता है। ये दोनों पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, देखिएगा पक्षी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है पक्षियों के कान के दोनों साइड आंखें होती है। तो ये जो पक्षियों के कान होते हैं इनके दोनों साइड आंखें होती है। दोनों साइड आपने पक्षी देखा होगा, ये देख रहे हो ना। पक्षी आंखें इधर उधर नहीं कर पाते, इसलिए वह अपने सर को बार बार इधर उधर करते हैं। मतलब पक्षी आपकी तरह जो है ऐसे नहीं कि बस एक ही तरफ देख रहे हो और आपकी जो आंख के अंदर जो काली काली है जिससे आप देखते हो इधर उधर घुमा लेते हो, लेकिन जो पक्षियों की आंख में होता है जो वो उनकी आंख की जो अंदर की पुतली है क्या है वो घूमती नहीं है, इधर उधर नहीं घुमा सकते। वो अपने डायरेक्ट सर को घुमाएंगे तब साइड में देख पाएंगे, इधर सर को घुमाएंगे तो साइड में देख पाएंगे।
तो वो सर को घुमा कर देख पाते हैं, ठीक है। और आप जो है बिना सर को घुमाए अपने अगल बगल देख सकते हो, ठीक है। तो पक्षी अपने इधर आंखें जो है वो इधर उधर नहीं कर पाते, इसलिए अपने सर को बार बार इधर उधर करके देखते हैं, ठीक है। पक्षी दो अलग अलग चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं एक समय में। तो एक समय में ये दो अलग अलग चीज़ों पे, क्योंकि इनकी आंखों की पुतली जो है अंदर की वो हिलती नहीं है, बस फिक्स रहती है। अगर इनको सर घुमाना होता, अगल बगल देखना होता तो पूरा सर घुमा के देखते हैं, ठीक है। और प्रत्येक जानवर पर जो पैटर्न होते हैं वो उनके बालों की वजह से होता है, जैसे कि जेब्रा, जैसे हमने आपको अभी टाइगर के बारे में बताया कि जो उसके ऊपर जो पैटर्न बना होता है वो उसके बालों की वजह से होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पक्षी के कान दिखाई नहीं देते, आंखें जो है वो सर के पास होती हैं, कान इसके दिखाई नहीं देते, लेकिन छोटे छोटे से होल होते हैं, जैसे आपके छिपकली के होते हैं ना, उसके भी कान होते हैं, एकदम छोटे से होते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे से एकदम साइड में कान होंगे, आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो हमारी तरह कान नहीं बना होता, उनका होता है बस होल होता है छोटा सा, ठीक है। तो पक्षी के कान दिखाई नहीं देते हैं और आंखें सर के पास होती हैं। वह एनिमल जिनके कान और बाल बाहर दिखाई देते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, जैसे कि मनुष्य आपका हो गया, ठीक है, फीमेल हो गई जैसे कि। तो जिनके कान और बाल क्योंकि बाहर दिखाई देते हैं तो वो बच्चे पैदा करते हैं। वे एनिमल जिनके कान और बाल बाहर नहीं दिखाई देते वे अंडे देते हैं, जैसे आपका पक्षी हो गया, ठीक है। तो इनके कान आपको बाहर नहीं दिखते तो ये अंडे देते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि जिसके बाल और जिसके कान दिखाई देते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, और जिसके कान और बाल दिखाई नहीं देते वो अंडे देते हैं, ठीक है। इंडियन रॉबिन से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, देखिए ये आपकी इंडियन रॉबिन है, ये अपने अंडे कहाँ देती है, पत्थरों के बीच में देती है। तो रॉबिन जो रॉबिन है, इंडियन रॉबिन इसका नाम है, इंडियन रॉबिन सड़क के किनारे पत्थर के बीच में अपने अंडे देती है, ठीक है। और देखिए कोयल जो है वो अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, वो कौवे के जो है घोंसले में ही वो पल जाते हैं, क्योंकि सेम ही होता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, कोयल कौवे के घोंसले में अंडा देता है, कोयल कौवे के घोंसले में अंडा देता है, ठीक है। कोयल जो होता है वो कौवे के घोंसले में अंडा देता है और कौवा अपना समझकर उसे पाल लेता है, जो बड़ा हो जाता है तो कौवा उड़ जाता है, ठीक है। दोनों सेम ही होता है, कोयल और कौवा, अगर आपने देखा होगा। फिर और देखिएगा इस वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, पक्षी अपने घोंसले में केवल अंडे देने के लिए, अच्छा, जो घोंसला बनाते हैं पक्षी केवल अंडे देने के लिए करते हैं, और जैसे उसमें चूजे बच्चे निकलते हैं वह चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें तो उम्मीद है आपको पता ही होगा। आगे बढ़ेंगे हम। अब देखिएगा यहाँ वो खुशबू के बारे में, स्मेल के बारे में सारी कहानियाँ देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। रेशम का कीड़ा मादा कीड़े को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, ठीक है। रेशम का कीड़ा जो होता है वो मादा कीड़ों को, मतलब अपने पार्टनर को, ये जो है ये अपने पार्टनर को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। चींटी जब जलती है तो वह गंध छोड़ती है, और बाकी चींटी, देखिए आपने देखा होगा जब चींटियां लगती हैं तो उसके पीछे पीछे चींटियां लग जाती हैं, क्यों, क्योंकि देखिए वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, जब चींटी जब चलती है तो गंध छोड़ती है और बाकी चींटी इसी गंध के पीछे जो है वो चली जाती हैं, ठीक है। मच्छर व्यक्ति की गंध से उनको जान लेता है। व्यक्ति के शरीर में जो हीट होती है और जो पैरों में सोल होती है उसकी गंध को भी वो सेंस कर लेते हैं। आपने देखा होगा पहले मच्छर नहीं लेते, लेकिन जहाँ कहीं भी आप जाके बैठोगे तो मच्छर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, जो आपकी गर्माहट होती है शरीर की, या आपके जो पैर की सोल की जो गर्माहट होती है, तो उसकी वजह से मच्छर आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। ये बातें यहाँ पे लिखी हुई थी। और कुत्ता, देखो कुत्ता जो होता है वो देखिए अपने एरिया में जो है वो यूरिन करता रहता है, मूत्र करता रहता है ना, पेशाब करता रहता है अपने एरिया में। क्यों करता है, क्योंकि अगर दूसरा कोई कुत्ता आएगा तो वो उसके मूत्र से वो है वो पहचान लेता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, कुत्ता अपने यूरिन से अपने एरिया को मार्क करता है जहाँ वे रहते हैं। बाकी कोई और कुत्ता आ जाएगा तो इसके एरिया में तो उसके यूरिन की गंध से है वो पहचान लेते हैं। बाकी हमारी तरह नहीं है कि आपके एरिया में ये आया हुआ है कोई बताएगा, है ना, तो वो बताते तो है नहीं, तो वो इस तरह पहचान करते हैं, ठीक है। जिराफ जो है वो सबसे कम, देखिएगा जिराफ 2 घंटे सोते हैं और बिल्ली आपकी जो है वो 12 घंटे सोती है। छिपकली ठंड में पूरे सीजन के लिए गायब हो जाती है। आपने देखा होगा गर्मियों में आपको बहुत छिपकलियाँ दिखेंगी, लेकिन जो ठंड में होती है वो आपको छिपकलियाँ दिखती नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो जिराफ जो है वो 2 घंटे सोता है और बिल्ली आपकी 12 घंटे सोती है। और हाथी अभी आपने पढ़ा 2 से 4 घंटे सोती है। और आपका स्लाथ 17 घंटे सोता है, ठीक है। तो आपको 17 घंटे बिल्कुल नहीं सोना है। आगे देखिएगा मधुबनी पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है मधुबनी पेंटिंग। इसमें देखिए मधुबनी पेंटिंग की क्या खासियत है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। ये आपके पेड़ हो गया, ठीक है, ये महिला जी हो गई, ठीक है, महिला जी भी मिल गए आपको, मोर पक्षी भी मिल जाएगा, फूल भी मिल जाएगा।
तो इसी के बारे में आपको पढ़ना है, मधुबनी पेंटिंग में क्या क्या होता है। देखिएगा, यह लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है आपका, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग बिहार जिला में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, ठीक है। बिहार में, आप बिहार गए होंगे तो आपने बिहार के रेलवे स्टेशन पे भी आपने देखा होगा, वहाँ पेंटिंग जो बनी होती है ऐसे बनी होती है। हम एक बार गए हुए थे, देखा हुआ था वहाँ पे कि पेंटिंग जो है इसी तरीके की बनी हुई थी। तो हमने देखा कि हाँ, हमने ईवीएस में पढ़ा हुआ था कि मधुबनी पेंटिंग तो बिहार की फेमस है, ठीक है। तो बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम जो है वो मधुबनी पड़ा। यह पेंटिंग कैसे बनाई जाती है? चावल के आटे के पेस्ट से बनाया जाता है और उसमें रंग मिलाया जाता है। कौन कौन सा रंग मिलाया जाता है ये भी आपसे डायरेक्ट ऑप्शन में सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। इससे बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ के नेचुरल रंग को मिलाया जाता है, ठीक है। ये चावल को जो है चावल के आटे के पेस्ट बनाया जाता है, उसके बाद उसमें रंग मिलाया जाता है और नील, हल्दी, फूल और पेड़ के नेचुरल रंग को मिलाया जाता है। पेंटिंग में इंसान, ठीक है, इंसान आपको दिख रहे होंगे, जानवर भी दिख रहे हैं आपको, पेड़ भी है आपका, ठीक है, फूल भी है, यहाँ पे फूल भी है, फूल, पक्षियों और मछलियों आदि अन्य जानवरों को भी दिखाया जाता है। ये आपकी मधुबनी पेंटिंग होती है। तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में जितने भी पॉइंट हैं आपका क्लियर होना चाहिए। भाई हमने इतना अच्छी मेहनत करके आपको हम समझा रहे हैं और आपके लिए नोट्स भी आप बना सकते हो, रिवीजन करना आपका काम है। अब देखिए, मधुमक्खी जो है ये भी देखिए बिहार की फेमस कहानी है। देखिएगा, मधुमक्खी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। देखिएगा, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचाचा गांव है, ठीक है। बिहार में मुजफ्फरपुर आपने सुना होगा, वहां जिले में बोचाचा गांव है। गांव में एक बच्ची जो है वो मधुमक्खी पालन करती है, ठीक है, वो मधुमक्खी पालती है जो अंडे देती है अक्टूबर से दिसंबर। ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन जो करती है वो किस महीने में मधुमक्खी अंडा देती है, ये आपको बताना है कि अक्टूबर से दिसंबर तक। बाकी 4 ऑप्शन बना सकते हैं, जनवरी से जुलाई बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो यह आपको पता होना चाहिए कि अक्टूबर से दिसंबर तक वो अंडे देती हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर। मधुमक्खियां के झुंड में एक रानी मधुमक्खी बीच में आपको दिख रही होगी, ये रानी मधुमक्खी है, ठीक है। रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, बाकी मधुमक्खियां काम करती हैं, जैसे कि खाना वाना जुटाती हैं, लेकिन जो रानी मधुमक्खी होती है ये बीच में है। ये मधुमक्खियों के झुंड में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, बाकी ये सारे काम करती हैं, खाना वगैरह लाके जुटाती हैं, ठीक है। और पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? झुंड में नर मधुमक्खियां बहुत कम होती हैं। नर मधुमक्खियां कोई काम नहीं करती, जो नर होती हैं वो कोई काम नहीं करती हैं, नर मधुमक्खियां भी होती हैं, ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। नर और मादा और रानी मधुमक्खी के बारे में सारे पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बस इतना पढ़ लिया कि मधुमक्खी पालन जो होता है वो बिहार के बोचाचा गाँव में होता है और इसमें एक रानी मधुमक्खी होती है। सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। कब ये अंडे देती हैं? तो अक्टूबर से दिसंबर तक का, तभी आप आंसर सीटेट में कर पाओगे। अब देखिए, बगुला के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, ये है क्या? भैंस के ऊपर बगुला क्यों बैठता है ये आपको बताना है यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर जो जीव होते हैं ना, परजीवी कीट होता है, उसको खाने के लिए बैठता है। वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि भैंस की पीठ पर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला जो होता है वो भैंस की पीठ पर परजीवी कीट को खाता है, ठीक है। कीटों को खाने के लिए बगुला इस पर बैठता है। आगे बढ़िएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जैसे आपके लिए पार्क होता है वैसे इसके लिए भी पार्क है, ठीक है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नेशनल पार्क है ये भी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में। यहाँ पर आप ना तो पशुओं का शिकार कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, यहाँ पर रोक लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे रोक लगी हुई है, आप पशुओं का शिकार नहीं कर सकते हो। घना पार्क कहाँ पे है ये भी आपको पता होना चाहिए। घना पार्क आपका राजस्थान में है, लेकिन जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह आपका उत्तराखंड में है। ये प्योर फैक्ट है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मृत सागर से अभी 2024 में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसमें मनुष्य जो है वो तैर सकता है मृत सागर में कि नहीं। ये एकदम अजर्सन और रीजन करके क्वेश्चन 2024 का अगर आपने सेट लगाया होगा तब आपको पता होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मृत सागर से पूछा हुआ है आपसे कि महासागर और समुद्र, इसका पानी नमकीन होता है, लेकिन मृत सागर जो है वो दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, क्योंकि इसमें जो है 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक पाया जाता है। तो समझ सकते हो कि कितना नमकीन पानी होगा। यहाँ पे आपको अगर तैरना भी नहीं आता, अगर आप इसमें कूद जाओगे तो देख लो इस बंदे को, ऐसे आप तैर जाओगे, नीचे जाओगे ही नहीं, क्योंकि इसमें इतना नमक पाया जाता है कि 1 लीटर में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, बताइएगा आप।
तो महासागर और समुद्र, इसका पानी तो नमकीन होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। सबसे ज्यादा खारा पानी मृत सागर में पाया जाता है। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक पाया जाता है। इसका घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति इसमें डूबेगा नहीं, तैर जाएगा, क्योंकि नमक बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो वो तैर ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन अभी आपका 2024 में पूछा गया है, इससे मृत सागर से क्वेश्चन। गीजूभाई बधेखा, देखिए ये कहानियां लिखते थे, बच्चों के बारे में कहानियां सुनाया करते थे बच्चों को। गीजूभाई बधेखा गुजरात में रहते थे। ठीक है, बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे। इन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी, जैसे दिवा स्वप्न। ठीक है, इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कहानी लिखी है, जिससे एक ये बुक है दिवा स्वप्न। ये गीजूभाई बधेखा के बारे में आपको पता होना चाहिए। अलबरूनी, देखिए आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। अलबरूनी कहाँ से आया था? ये उज्बेकिस्तान से आया हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। अभी 24 में भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अलबरूनी क्यों आया था। ठीक है, अभी 24 का क्वेश्चन पूछा हुआ है अलबरूनी से। तो ये अलबरूनी क्यों आया था? ये भारत के चबूतरे को देखकर कहा ये बहुत अच्छा है, और झील के अंदर जाने का चबूतरा भी बहुत अच्छा है। देखिए झील वगैरह में पहले क्या होता था, अंदर से ऐसे साइड में सीढ़ियां लगी होती थी अंदर जाने के लिए। तो उसको देखा, तो वो इन्होंने देखा अलबरूनी ने, और कहा ये कि बहुत अच्छा है। जो भारत की ये चबूतरा होता है, जो ऊंचा टाइप में बना होता है वो चबूतरा होता है। और झील के अंदर के जो जाने का जो एक सीढ़ी उड़ी वगैरह लगी होती है, तो उसकी भी इन्होंने काफ़ी तारीफ की थी। और ये कहाँ से आए हुए थे? अलबरूनी कहाँ से आया था? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ये उज्बेकिस्तान से आया हुआ था। ठीक है, देखिएगा बछेंद्री पाल से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके, इनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। महिला जी हैं बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो है ये कहाँ की रहने वाली थी? देखिएगा सारे पॉइंट पढ़िएगा, ध्यान से समझते चलिएगा। बछेंद्री पाल उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के नकोरी गांव से है। ठीक है, बछेंद्री पाल उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के नकोरी गांव से ये आपकी बछेंद्री पाल हैं। देखिएगा यह भारत की प्रथम और विश्व की 5वीं महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली है। ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि भारत की जो है ये प्रथम महिला और विश्व की 5वीं महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर ये गई थी। और बछेंद्री पाल जो है, देखिएगा बछेंद्री पाल 8,848, ठीक है, या 8900 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट की पीक से, इसे जो ये पीक होती है, देख रहे हो ये पीक इसे क्या कहा जाता है? इसे सागर माथा भी कहते हैं, जो कि कहाँ पे है? नेपाल में है। ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। और इसकी जो ऊंचाई है ये भी आपको पता होनी चाहिए। 8900 भी एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि 8,848, ठीक है, इसकी ऊंचाई थी, जो कि कहाँ है? ये नेपाल में है, जिसे इसकी ऊंचाई को यहाँ ऊपर के पार्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा बोला जाता है। 1984 में बछेंद्री पाल को चुना गया। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, जो उत्तरकाशी में है। ठीक है, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आपसे बछेंद्री पाल के बारे में क्वेश्चन पूछा होगा तो ये हमने जितने भी पॉइंट लिखे हैं इससे बाहर किसी सेट में नहीं पूछा गया होगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की पीक पर 2 लोगों के खड़े होने के लिए जगह नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, इनके साथ एक टीम मेंबर गई थी जो वहां पर फोटोग्राफ ली थी और झंडे लगाए थे। 43 मिनट तक वह ऊंचाई पर रही, जो विश्व की सबसे बड़ी चोटी है। ठीक है, तो ये आपको बछेंद्री पाल के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ है। देखिए सुनीता विलियम्स, देखिए महिलाएं क्या क्या कर सकती हैं बताइए। और आप लोग से सीटेट का एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो रहा है भैया, किसी तरह मोटिवेशन लेवल अपना बढ़ाओ और रिवीजन करो। ठीक है, देखिएगा सुनीता विलियम्स ये तो है अंतरिक्ष में गई थी। तो वहां जब गई थी तो वहां इन्होंने क्या कुछ देखा, उन चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। देखिए अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा खड़े रहते थे। जब ये अंतरिक्ष पे गई थी तो इनका बाल देख रहे हो, इनको कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि बाल जो है वो ऊपर हमेशा खड़े रहते थे। एक जगह टिक कर काम करना, तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन बहुत मुश्किल भी था। मज़ेदार भी था लेकिन मुश्किल भी था, क्योंकि देखिए इनको अगर एक जगह कहीं टिकना है तो इन्हें बेल्ट से बांधना पड़ता था। वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते थे। देख रहे हो खाना कैसे उड़ रहा है, ये सारे खाने की पैकेटें वगैरह उड़ रही थी, तो इसको पकड़ना पड़ता था। पानी भी वहाँ पर बुलबुलों की तरह इधर उधर, हाथ मुंह धोने के लिए हम बुलबुलों से कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते थे। तो ये अंतरिक्ष के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, दांडी यात्रा आपने देखिए गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों निकाली थी, ये भी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा।
देखिए यह घटना कब की है, ये 1930 की है। आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने आम लोगों के लिए नमक बनाने पर रोक लगाई थी और उस पर टैक्स भी लगा दिया था। ठीक है, नमक ऐसी चीज़ है बताइएगा, अंग्रेज़ ने उस पर रोक लगाई थी और उस पर टैक्स भी लगा दिया था। ब्रिटिश ने नियम बनाया था जो लोग भारत के हैं वह नमक का उत्पादन भी नहीं कर सकते हैं, उत्पादन भी नहीं कर सकते, अपने प्रयोग के लिए भी नहीं बना सकते। लोगों को मजबूरी से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से सब बहुत नाराज थे। गांधी जी ने कहा जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उस पर बंदिश कैसी है ना, कि आपका नमक कैसे बनता है, समुद्र में कैसे बनता है, पानी जो है वाष्प बनकर उड़ जाता है और नमक आपका समुद्र में रह जाता है। तो वो चीज़ें तो हमें कुदरत ने दी है ना, तो उस पर बंदिश कैसे, ये गांधी जी ने कहा। इसके लिए गांधी जी अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक यात्रा की थी और नमक कानून को तोड़ा था। एक बार आपसे दांडी यात्रा से क्वेश्चन पूछा हुआ था। आप देखिएगा जॉर्ज मिस्टल ने कैसे इजाद किया, जो आप वेलक्रो होता है चिपकाने वाला, जैसे आपके बैग वगैरह में होता है, जूते वगैरह में होता है चिपकाने वाला, तो उसको जॉर्ज मिस्टल ने इजाद किया था। कैसे इजाद किया था देखिएगा। एक दिन जॉर्ज मिस्टल जो है वो अपने कुत्तों के साथ सैर करने जो है वो जाते हैं। उन्होंने बीज पर चिपके, देखिए बीज पर चिपके देखा, एक बीजों को अपने कपड़ों पर चिपके देखकर वह हैरान रह गए। उन्होंने माइक्रोस्कोप से बीजों को बारीकी से देखा। उन्होंने देखा बीजों में छोटे छोटे हुक लगे थे, इसकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर चिपक गए थे। इसे देखकर जो है मिस्टर को आइडिया आया और वो वेलक्रो बनाने का वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चरचर आवाज आती है। ठीक है, ये एक बार टहलने गए थे सैर करने, तो अपने कुत्ते के साथ जाते हैं तो उनके कुत्ते पे देख रहे हैं एक ये चिपक जाता है, ठीक है चिपक जाता है ये, तो इन्होंने इसको माइक्रोस्कोप से देखा, फिर इनके मन में ये आइडिया आया, दिमाग है, तो उसी से इन्होंने क्या वेलक्रो बनाने को सोचा और वेलक्रो इन्होंने ही आज़ाद किया। किसने, जॉर्ज मिस्टल ने। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिएगा आपने देखा होगा बस्ते में, कपड़े में, जूते में, चप्पल में आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। वेलक्रो जो चिपकने वाला होता है, देखिएगा इस फिगर में देखिएगा, आपने चप्पल जूता वगैरह देखा होगा ना, तो इसको किसने बनाया, वेलक्रो को किसने, इसे वेलक्रो बोला जाता है, इसको किसने बनाया, जॉर्ज मिस्टल ने बनाया। ठीक है, आपने बैग वगैरह में भी देखा होगा इसका यूज। अब देखिएगा यूके किस लिए फेमस है, फूलों की घाटी के लिए। तो फूलों की घाटी जो है वो कहाँ है, यूके में है, उत्तराखंड में है। कौन कौन उत्तराखंड गया है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ठीक है, कन्नौज, देखिए कन्नौज क्यों फेमस है, देखिए ये परफ्यूम, कन्नौज में जो है इत्र बनता है, आपका परफ्यूम बनता है, गुलाब जल, केवड़ा आदि जो है ये कन्नौज, देख रहे हो यहाँ कन्नौजी अतर, केवड़ा अतर, तो ये सारी चीज़ें आपको कन्नौज में मिल जाएगी, वहाँ बनती है। देखिए हर जगह देखिए कोई ना कोई जगह जो है, जैसे आगरा का पीठा पसंद है, अलीगढ़ का ताला फेमस है ना, दिल्ली में आपको छोले कुलचे मिल जाएगा फेमस है ना, मुंबई में आपको क्या मिलेगा, ओड़ा पाव मिल जाएगा। तो हर जगह अलग अलग चीज़ें फेमस हैं। अब देखिएगा मलेरिया का पता किसने लगाया था, देखिएगा रोनाल्ड रॉस ने, क्योंकि पहले लोग कहते थे कि गंदे पानी की वजह से मलेरिया हो जाता है, लेकिन रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया कि यह फीमेल एनाफिलीज मच्छर से होता है। ठीक है, फीमेल एनाफिलीज जब मच्छर काट लेता है आपको तब आपको मलेरिया हो जाता है। ये आपके हैं रोनाल्ड रॉस। मलेरिया की देखिए दवा कैसे बनाई जाती है। मलेरिया से बहुत तेज बुखार होता है, शरीर हीट और कपकपी हो जाती है। ये भी आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है कि मलेरिया से क्या होता है, तेज बुखार और हीट, शरीर जो है वो गर्म हो जाते हैं और कपकपी होती है। ठीक है, पहले इसकी दवा कैसे बनाई जाती थी, ये सिनकोना पेड़ की जो छाल होती थी इसको पहले लोग उबाल कर इसका पानी पीते थे, लेकिन अब क्या होता है, अब इसको दवा कैसे बनाते हैं, सिनकोना पेड़ जो होता है इसे कुनैन भी बोलते हैं, कि छाल से इसकी जो है वो दवा बनाई जाती है, इसको पीस उसकर दवा बनाई जाती है। पहले लोग इसकी छाल को उबाल कर पी लेते थे। ठीक है, अब इससे दवा बनाई जाती है जिससे मलेरिया आपका ठीक होगा। एनीमिया, इससे तो अनंतहीन बार क्वेश्चन पूछा गया, अभी आपका 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। एनीमिया कैसे होता है, किससे दूर किया जाता है। ठीक है, आयरन की कमी से आपका, जैसे खून की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। इसको कैसे दूर किया जा सकता है, आप आयरन गुड़ खाइएगा, गुड़ में आयरन होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जितने, जैसे पालक वगैरह हो गई आपकी, आंवला खाइएगा, इसमें पाया जाता है आयरन। ठीक है, आयरन आपका किस में पाया जाता है, आयरन आपका गुड़ में पाया जाता है।
ठीक है, गुड़ में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें पाया जाता है। ये तीनों जो है ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिएगा लद्दाख घर के बारे में हम पढ़ेंगे, जो अलग अलग जगह, कश्मीर का घर पढ़ेंगे, लद्दाख का घर पढ़ेंगे, ये सारा पढ़ेंगे। देखिए लद्दाख में घर कैसे होते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, ठीक है, वहां बर्फ बहुत होती है। लद्दाख समतल, सूखा, ऊंचा और सपाट आपको दिख रहा होगा फिगर में, सपाट जमीन है। सूखेपन की वजह से यहाँ इतना सूखापन होता है कि यहाँ जो है वो पौधे बहुत कम, पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, ठीक है। जब पानी नहीं होगा, पेड़ पौधे सपाट है एकदम, देख ही रहे हो, सूखा होता है, तो यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं। वहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है। लद्दाख के बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं और कहीं पर रास्ते भी नहीं हैं, ठीक है। लद्दाख में झूले, झूले का अर्थ क्या होता है? स्वागत है, स्वागत है। जैसे कि आप यहाँ बोलते हो वेलकम वेलकम, वैसे यहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ झूले झूले बोला जाता है, ठीक है। लद्दाख में स्वागत है, स्वागत को क्या बोलते हैं? झूले झूले, ठीक है। लद्दाख के घर कैसे होते हैं ये भी देखिएगा। लद्दाख के घर से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार कंफ्यूजन भी हो जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वाले फ्लोर में खिड़की होती है कि नीचे खिड़की होती है कि नहीं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। सारे पॉइंट समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ये लद्दाख का घर है। देखिए वहाँ के घर जो है वो 2 मंजिले होते हैं, आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे, 1 मंजिला ये, 1 मंजिला ये। तो यहाँ जो घर है वो 2 मंजिला होता है, ठीक है। घर को बनाने में पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, देख रहे हैं आप, पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक के ऊपर एक रखा होता है, देख रहे हैं आप, रखा होता है। दीवारों पर मिट्टी और चूने का इस्तेमाल किया जाता है, मिट्टी और चूने का इस्तेमाल किया जाता है। घर एक छप्पर की तरह लग रहा था जिसमें सूखी हुई घास लगी थी, जो चारा पशुओं के खिलाने के काम में भी आता था। इसमें सूखी हुई घास लगी होती थी और पशुओं को खिलाने के काम में भी आता था। नीचे का फ्लोर पशुओं के लिए और जरूरी चीजें रखने के लिए है, लेकिन जब सर्दी बहुत ज्यादा हो जाती है तो वह नीचे भी आ जाते हैं रहने के लिए, क्योंकि भूतल में कोई खिड़की नहीं होती है, ठीक है। नीचे वाले तल में कोई खिड़की नहीं होती है, फर्स्ट फ्लोर में आपकी खिड़की होती है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और देखिए लद्दाख के बारे में कौन कौन से पॉइंट हैं। पेड़ के तने से छत को बनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि पेड़ के तने से इसकी छत को जो है वो बनाया जाता है। मोटी दीवारें, लकड़ी का छत लद्दाख के लोगों को ठंड से जो है वो बचाती हैं, क्योंकि ठंड वहाँ पे बहुत होती है, ठीक है। लद्दाख में कुछ ही चीज मिलती है, क्या क्या मिलती है? लाल मिर्च मिलती है, नारंगी कद्दू मिलता है और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। गर्मी के मौसम में ये क्या करते हैं? सब्जी और फल को सुखा लेते हैं ठंड में खाने के लिए, क्योंकि ठंड में ताज़ा फल और सब्जी इनके यहाँ नहीं मिलता है, ठीक है। आप यहाँ इंडिया में हो, आपको तो जो चाहिए वही मिल जाता है, बताओ। अब देखिएगा चंगथांग, ये कहाँ है? लद्दाख के पास है। इनके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। देखिए चंगपा जो है ये पर्वतों पर रहने वाले होते हैं, देखिएगा इनके बारे में। चंगपा पर्वतों पर रहते हैं जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5000 मीटर है, ठीक है। ये इतनी ऊंचाई पर रहते हैं। यहाँ लोग टेंट रेबो में निवास करते हैं, मतलब ये देख रहे हो, ये से बोलते हैं रेबो, ये जैसे निवास बनाए ना तंबू की तरह, तो इसको क्या बोलते हैं? टेंट रेबो बोलते हैं, ठीक है। ज्यादा ऊंचाई पर रहने से सांस लेने में तकलीफ, सर दर्द, कमजोरी महसूस होती है, मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है ना, तो बहुत ऊंचाई पर रहते हैं तो वहाँ सांस लेने में कमी, सर दर्द, कमजोरी और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहाँ पे। इन्हें अपनी बकरी और भेड़ से सब कुछ मिल जाता है। कैसे? जिनकी सहायता से जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, जैसे कि दूध मिल जाता है उनको, मांस भी उन्हीं से मिल जाता है, टेंट के लिए खाल भी मिल जाता है इन्हीं से, ठीक है, बकरी और भेड़ से। कोट और स्वेटर के लिए ऊन भी मिल जाता है, तो इनको अपनी बकरी जो और भेड़ से इनको सब कुछ मिल जाता है, खाने के लिए, रहने के लिए, सारी चीजें इनको मिल जाती हैं। और देखिएगा कुछ और पॉइंट हैं जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जिस परिवार के पास जितने ज्यादा पशु होते हैं वो उतने ही अमीर कहलाते हैं, मतलब जिसके पास जितनी ज्यादा भेड़ और बकरियां होगी वो बंदा उतना ही अमीर होगा, ठीक है। ये घोड़ा और याक पर लगाकर अपना सामान पशु 2.5 घंटे में दूसरे स्थान तक चले जाता है। जैसे आपको अपना घर खाली करना हो तो आपको बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन इनको जो है वो 2.5 घंटा लगता है अपने घर को दूसरी जगह शिफ्ट होने में, ठीक है। चंगथांग में बहुत कम लोग रहते हैं। 70 किलोमीटर पर हवा बहती है। टेम्परेचर भी -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जा सकता है, ठीक है। -40 डिग्री सेल्सियस आप समझ रहे हो, 0 से भी कम। ये अपनी बकरियों को ऊंचाई पर चराते हैं, जिससे वहां जितना ठंडा होगा उतना ज्यादा बकरियों के बाल मुलायम होंगे और शॉल ही उतनी अच्छी बनेगी, ठीक है। तो ऊंचाई पर इसीलिए रहते हैं क्योंकि इनके बाल जो है बकरियों के वो मुलायम होते हैं, और जितने मुलायम होंगे उतने अच्छे इनके
शॉल वगैरह बनती हैं, जैसे पश्मीना शॉल आपने पढ़ा होगा। पश्मीना शॉल ये देखिए बहुत ही मशहूर शॉल है ये। अगर आप यहाँ इंडिया का 6 स्वेटर पहनिए और एक पश्मीना शॉल ओढ़िए तो वो आप उतना गर्म दे देगा एक शॉल पतली सी, जितना आपको 6 स्वेटर नहीं देगा। ये 6 स्वेटर और एक शॉल के बराबर में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितने के बराबर ये गर्माई देता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटर के बराबर की गर्मी होती है। ठीक है, इतनी गर्म होती है पर बिल्कुल मोटी नहीं होती। देख रहे हैं ये पश्मीना शॉल है, कितनी पतली है, ये पश्मीना शॉल है। वहां की बकरियों के बाल गर्मी में झड़ते हैं। बकरी के बाल इतने पतले हैं कि हम लोगों के एक बाल में 6 बाल बन जाते हैं। जैसे हम लोग का एक बाल है तो हम लोगों के एक बाल से 6 बाल करेंगे, इतना पतला वहां की बकरियों का बाल होता है। तो इसीलिए शॉल में जो है वो इतनी अच्छी वहां की होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि कश्मीर में यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं, जिसमें करीब 250 घंटे लग जाते हैं। ये सारे पॉइंट आपसे ऐसे 4 पॉइंट बनाएगा और आपको समझना रहेगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है और कौन सा गलत है। जब तक पढ़ेंगे नहीं जब तक बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, कश्मीर में यह शॉल हाथ से बनाई जाती है, जिसमें 250 घंटे लग जाते हैं। यही उनका जीवन और उनकी आजीविका होती है, या बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों के ऊंचे स्थानों पर रहते हैं। ठीक है, कठिन परिस्थिति होती है भाई, -40 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ का, वहाँ सांस लेने में तकलीफ होती है, सर दर्द, कमजोरी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो कठिनाई का सामना तो करना ही पड़ता है भाई। बिल्कुल सही बात है। ये आपकी पश्मीना शॉल है, देख रहे हो आप। अब देखिएगा लद्दाख के बारे में, बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। आप तो यहाँ तो भैया कैसे कैसे जाते हो, आप लोग के लिए तो कार होती है, बसेस होती हैं, ये लोग ट्रॉली से जाते हैं। देखिए लद्दाख में ट्रॉली से स्कूल जाते हैं। ये ट्रॉली है, इसमें देख लो ऐसे से बच्चे होते हैं और ये ट्रॉली से जाते हैं स्कूल। अब असम के घर पढ़िएगा, यहाँ से तो असम के घर से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा घर यहाँ पे 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि इतनी ऊंचाई पर बनाना ही पड़ता, नहीं तो घर इनका आधा डूब ही जाएगा। असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ज़मीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर घर बने होते हैं, जो कि किसके बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। तो ये आपका असम का घर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका असम का प्यारा सा लकड़ी का घर है। अब देखिएगा असम में टैंक, बारिश इतनी ज़्यादा होती है, लोग यहाँ पे टैंक पानी पीने के लिए इकट्ठा कैसे करते हैं। देखिएगा घर के आंगन में पानी को स्टोर करने के लिए एक टैंक बनाया जाता है। देख रहे हो आप, आंगन के अंदर एक गड्ढा खोदा गया है और उसे पक्का बनाया गया है। ठीक है, गड्ढा खोदने के बाद उसे पक्का बनाया गया है। घर की छत को ढलान से बनाया जाता है ताकि पानी पाइप से होता हुआ उस टैंक में जाएगा, और टैंक के मुंह पर एक छलनी लगी होती है जो पानी को साफ करता है, जिससे पानी साफ हो जाए और पानी जो है वो पीने योग्य हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मेरा गला बैठ रहा है भाई, कुछ तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ आप भी मेहनत कर लीजिएगा। एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल से ये, क्योंकि सफल होके आइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था। अगर आप इतना भी कमेंट्स करेंगे तो हाँ, हमें ये मोटिवेशन मिलेगा, हमारी मेहनत सफल हुई। ठीक है, पढ़ा किसके लिए रहे हैं, आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, कैसे आपको क्लासेस अच्छी लगी कि नहीं। आपका पूरा ईवीएस का सिलेबस इसी मैराथन क्लास से कवर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखिएगा श्रीनगर के घर जो है वो कश्मीर जो है कश्मीर में है ना आपका, श्रीनगर कहाँ है, कश्मीर में ही है। अब देखिएगा श्रीनगर में घर कैसे होते हैं, देख रहे हैं आप। श्रीनगर में बाहर से आए लोग हाउस बोट में रहते हैं। ठीक है, आप कभी श्रीनगर गए होंगे तो ये हाउस बोट है, इसी में रहते हैं। ठीक है, हाउस बोट जो है वो 80 फुट तक लंबा होता है। ये लंबाई इसकी बहुत होती है, 80 फुट तक। इनके बीच की चौड़ाई जो होती है वो 8 ही फुट होती है, लेकिन लंबाई जो है वो 80 फुट होती है। ये श्रीनगर के घर है। डोंगा देखिए किसे कहते हैं, या भी एक नाव ही है डोंगा, या डल लेक और झेलम नदी में मिलती है, या घर के जैसे दिखती है। मकान की तरह डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं, इसमें अलग अलग कमरे होते हैं। ठीक है, ये मकान की तरह ही होता है आपका, ये है डोंगा। अब देखिएगा खत्म बंद, ये डिजाइन जो है इसे खत्म बंद कहा जाता है। देखिए हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। जो आपने हाउस बोट पढ़ा अभी आपने, जो अंदर की छत होती है ऊपर की, वो सुंदर नक्काशी होती है। इस घर के गेट के पास खत्म बंद की डिजाइन बनी होती है, और जिसमें जिगसा पजल की तरह ये दिखता है, जैसे आप पजल देखते हो ना उसी की तरह ये दिखता है। ठीक है, अब देखिएगा एक मेहराब होता है, इसके बारे में बताया गया। यहाँ के पुराने घरों की खासियत यह है कि पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजे जो है वो खिड़कियों पर डिजाइन द्वारा जो है मेहराब बने होते हैं। ये देख रहे हो ना, ये मेहराब है इनका, इसे बोलते हैं मेहराब। ठीक है,
अब देखिएगा एक ये भी है फिगर, देख रहे हो, यहाँ की खिड़कियां जालीदार बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं, इन्हें डब बोलते हैं। ये जो बाहर की तरह उभरी हुई होती है इन्हें डब बोलते हैं। इनमें बैठकर बाहर की ओर नज़ारा अच्छा दिखता है, ठीक है। यहाँ बैठकर अगर आप देखोगे तो नज़ारा आपको नीचे का बहुत अच्छा दिखाई देगा। देखिएगा तिब्बतन भाषा को भोती भाषा भी कहते हैं। तिब्बतन भाषा को भोती भाषा भी कहते हैं, ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। तिब्बतन भाषा को भोती भाषा भी कहते हैं, या लद्दाख में बोली जाती है, लद्दाख में बोली जाती है, ठीक है। भोती भाषा आपकी लद्दाख में बोली जाती है। माता को क्या बोलते हैं भोती भाषा में? आमाले, आमाले कहते हैं। और पिता को भोती भाषा में आबाले कहते हैं, ठीक है। माता को भोती भाषा में आमाले और पिता को भोती भाषा में आबाले। एक बार आपका सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक बार पूछा गया है तो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिएगा असम, असम में स्कूल जाने के लिए बांस और रस्सी के पुल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी आपने लद्दाख में पढ़ा कैसे स्कूल जाते हैं, ट्रॉली से जाते हैं, और यहाँ असम में रस्सी और बांस के जो पुल बने होते हैं वहाँ से ऐसे जाया जाता है। बारिश क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है तो इसी वजह से। हरी धनिया देख रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। देखिएगा हरी धनिया काफ़ी टाइम तक कैसे चल सकती है? हरी धनिया को कपड़े में लपेट कर रखें तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगी। ये आपके सीटेट के सिलेबस में है, मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ा रही हूँ। देखिए इग्नू का घर जो होता है ये भी पढ़ लीजिएगा। इग्नू देख रहे हैं, ये पूरा बर्फ का बना होता है। इस प्रकार के घर कहाँ? लद्दाख में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ बहुत होती है। इस प्रकार के घर बर्फ के टुकड़ों को आपस में जोड़ जोड़ कर बनाया जाता है। इन घरों के प्रवेश द्वार छोटे होते हैं जिससे दीवारों के बीच की हवा बाहर नहीं निकले। ये छोटा द्वार क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो बीच की हवा होती है वो बाहर ना निकले, नहीं तो जो बर्फ है वो तो बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है तो बर्फ ये पिघलेगा नहीं, तो इसका मुंह इसीलिए छोटा बनाया जाता है ताकि दीवारों के बीच की हवा जो है वो बाहर न निकले। इस घरों को इग्नू के नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम क्या है? इग्नू। लुईस ब्रेल के बारे में देखिएगा। लुईस ब्रेल, इन्हें पढ़ने का बहुत शौक था लेकिन इनकी आंखें चली जाती, तो इसी वजह से इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि कैसे 6 डॉट होते हैं किसी अक्षर को लिखने के लिए, तो आप उसको टच करके पढ़ोगे तो आप पढ़ सकते हो कि ये क्या लिखा हुआ है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लुईस ब्रेल, ये आपका मैथ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये लुईस ब्रेल है। लुईस ब्रेल कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे, ठीक है। ये फ्रांस के व्यक्ति थे लुईस ब्रेल। आपके मोटे कागज पर छेद करके ब्रेल लिपि को लिखा जाता है, जिसमें आप 6 डॉट बनाओगे। इसमें देख रहे हो 6 डॉट बना हुआ, और 6 डॉट एक अक्षर के लिए 6 डॉट होता है, ठीक है। ऊपर ऐसे उभरा हुआ होता है। ये है आपके लुईस ब्रेल है। उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियां लगाकर ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है। एक वर्ड को लिखने के लिए 6 डॉट होते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रेल लिपि को लिखने के लिए कितने डॉट होते हैं, तो 6 डॉट होते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं। उसके आगे देखिए, पढ़ाई में इनकी गहरी रुचि थी लेकिन इनकी आंख चली जाती, इसलिए इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। जब यह 3 साल के थे तो अपने पिता के साथ औजारों से खेल रहे थे। अचानक एक नुकीले औजार से इनकी आंखों को चोट लग जाती है, जिससे क्या होता है, इनकी आंखें जो है वो चली जाती हैं। तो इन्होंने लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, जिसमें 6 डॉट होते हैं एक अक्षर को लिखने के लिए। फिगर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। उन्होंने बच्चों को अलग अलग तरह से पढ़ने और लिखने के लिए मोटिवेट किया, और अंत में उन्हें मिला छूकर और महसूस करके भी पढ़ा जा सकता है, जिसे ब्रेल कहते हैं, ठीक है। छूकर और महसूस करके भी पढ़ा जा सकता है, जिसे क्या कहते हैं? ब्रेल कहते हैं, ठीक है। ये देखिए टच करके यहाँ पे पढ़ा जा रहा है। देखिएगा बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये ट्रिक है, असम की बहू। तो असम की बहू से आप याद कर सकते हो कि असम में बिहू जो है वो उत्सव मनाया जाता है, किसकी खुशी में? चावल आने की खुशी में। देखिएगा समझिएगा पॉइंट्स को। असम में नए चावल आने की वजह से बिहू उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। इसको देखिए, इसको चावल आने के अवसर पर, देखिए अवसर पर बांसों से बेला घर बनाया जाता है। भेला घर, ठीक है, भेला घर बनाया जाता है। ये घर बनाया गया भेला घर, और जब खत्म हो जाएगा तो इसको क्या किया जाता है? जला दिया जाता है, ठीक है। इसको जला दिया जाता है। ये बिहू फेस्टिवल है। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को या असम कैलेंडर के 10वें महीने के पहले या दूसरे माघ को बनाया जाता है, ठीक है। ये माघ बिहू, ये बिहू उत्सव कब मनाया जाता है? माघ बिहू 14 या 15 जनवरी को या असम कैलेंडर के 10वें महीने के पहले या दूसरे माघ को बनाया जाता है, चावल आने की खुशी में, ठीक है। झूम की खेती कैसी होती है? ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा झूम की खेती कैसे होती है। झूम की खेती करने के लिए पहले क्या करना है? फसल अगर आपको पहले अगर
खेत में लगानी तो क्या किया जाता है, झूम की खेती के लिए फसल काटने के बाद कुछ साल तक खेत को खाली छोड़ दिया जाता है। ठीक है, पहले खाली छोड़ देंगे, फिर जब उसको खाली छोड़ देंगे तो उसमें कुछ अन्य बहुत सारे पौधे छोटे छोटे आ जाते हैं, जिसको क्या करते हैं, ये जला देते हैं। तो जलाने से क्या होता है, इसकी भूमि जो होती है वो उपजाऊ बन जाती है। फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर से खोदा जाता है, इसके बाद उस पर बीज छिड़का जाता है, फिर जिसे हम क्या कहते हैं, झूम की खेती कहते हैं। ठीक है, तो झूम की खेती ऐसी होती है। सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप नोट्स बना सकते हो। झूम की खेती के लिए फसल काटने के लिए कुछ साल तक खेत को खाली छोड़ दिया जाता है, तब उसमें दूसरा पॉइंट लिखा है, तब उसमें कुछ अन्य पौधे आ जाते हैं, उसको फिर जला दिया जाता है। इससे भूमि क्या हो जाती है, इनकी उपजाऊ बन जाती है। फिर उसे थोड़ा थोड़ा ऊपर से खोदा जाता है, उसके बाद इस पर बीज छिड़का जाता है। इसे झूम की खेती कहते हैं। ठीक है, झूम की खेती देखिए, झूम की खेती नागपुर, मेघालय, मिजोरम में झूम की खेती होती है। मिजोरम में चावल की खेती होती है। जब चावल की फसल पक जाती है तो वहां के लोग बांस को लेकर चिराव डांस करते हैं। ठीक है, मिजोरम के लोग, कहाँ के, मिजोरम के लोग चावल की खेती जब हो जाती है तो चिराव डांस करते हैं। ये चिराव डांस हो रहा है। ठीक है, मिजोरम में चिराव डांस होता है। असम में बिहू उत्सव मनाया जाता है चावल आने की खुशी में। ठीक है, अब देखिएगा कालाहांडी के बारे में। सबसे ज्यादा चावल की खेती कहाँ होती है, आपकी उड़ीसा के कालाहांडी जिले में होती है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जो होते हैं वो बहुत गरीब होते हैं। कालाहांडी से चावल अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है। कालाहांडी के लोग बहुत गरीब होते हैं। ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखिएगा, एक ही फसल को अगर हम बार बार उगाते रहेंगे तो क्या होगा, भूमि जो होती है वो अनुपजाऊ हो जाती है और बंजर बन जाती है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि एक ही फसल को अगर हम बार बार वहां उगाते रहेंगे तो उगाने से, रसायनों के प्रयोग से भूमि जो है वो अनुपजाऊ होती है, अर्थात बंजर हो जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा, अबू धाबी के बारे में पढ़ेंगे। अबू धाबी से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अबू धाबी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से देखिए क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपसे। अबू धाबी, वहां कौन सा सिक्का, क्या करेंसी चलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, अबू धाबी में 4 वर्ड हैं, सिक्का भी वहां 4 वर्ड, दिरहम, दिरहम में भी 4 वर्ड हैं आपके, तो दिरहम। ठीक है, अबू धाबी में कौन सा करेंसी क्या चलती है आपकी, दिरहम चलती है। अबू धाबी रेगिस्तानी क्षेत्र है। अबू धाबी की भाषा क्या है, अरबी है, और करेंसी वहां की क्या है, दिरहम है। ये भी आपका क्वेश्चन सीटेट ने पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पेट्रोल पानी से भी सस्ता मिलता है, देखिएगा, क्योंकि यहाँ तो पानी मिलेगा नहीं, रेगिस्तानी इलाका है, तो यहाँ पेट्रोल जो है वो बहुत सस्ता मिलता है, पानी से भी सस्ता मिलता है, क्योंकि पेट्रोल ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए सस्ता मिलता है। अबू धाबी में देखिए आपको खजूर बहुत मिल जाएंगे, वहाँ की खजूर बहुत फेमस है, जितनी अच्छी वहाँ की होती है कहीं की नहीं होती। अबू धाबी, वहाँ खजूर बहुत बेहतरीन मिलता है। खजूर के पेड़ को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र में ज़्यादा खजूर आपका पाया जाता है। पोचमपल्ली साड़ियाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आपका, 2, 3, 4 बार पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। पोचमपल्ली साड़ियाँ, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में मुक्तापुर गांव है, यह साड़ी के लिए फेमस है। ठीक है, मुक्तापुर गांव आपका साड़ी के लिए फेमस है। यहाँ पर 2 तरह की साड़ियाँ होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, पोचमपल्ली और कलमकारी। ये क्वेश्चन आपसे 2-3 बार पूछा हुआ है, अगर आपने सेट लगाया होगा प्रीवियस ईयर PYQ। ठीक है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने लगाया होगा तब आपको पता होगा। यहाँ पर 2 तरह की साड़ियाँ होती हैं, पोचमपल्ली और कलमकारी। वहाँ के काम कारपेट बनाना, खिलौने बनाना आदि मशहूर है। ठीक है, ये आपको पोचमपल्ली साड़ी के बारे में पता होना चाहिए। आगे पढ़ेंगे हम, देखिएगा कांच के जार। कांच देखिएगा, आपको अचार कैसे रखना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कांच का जार है, अचार अगर आप रखें तो पहले कांच के जार को पूरी तरीके से सुखा के रखें, नहीं तो आपका अचार जो है वो खराब हो सकता है। तो कांच के जार को अचार के लिए प्रयोग किया जाता है। कांच के जार को पूरी तरह सुखाकर उसमें नमी ना बचे, उसके बाद अचार को रखा जाता है, नहीं तो आपका अचार खराब हो जाएगा। ये भी आपके सिलेबस में ही है। अब देखिएगा, मलमल का एक कपड़ा होता है जिसे हम मसलिन क्लॉथ बोलते हैं। कपड़े को किसी चीज को छानने के लिए यूज किया जाता है, अगर आपने छाना भी होगा इसका यूज भी किया होगा। ठीक है, वहीदा प्रिज्म से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बहुत बार। देखिएगा, वहीदा प्रिज्म, ये है आपकी वहीदा प्रिज्म। वहीदा प्रिज्म इंडियन नेवी में पहली डॉक्टर बनी थी। ठीक है, पहली महिला थी जिन्होंने परेड को लीड किया था। ठीक है, एक परेड में टोटल 36 कमांडर होते थे। परेड में कैसे लीड करते, जैसे कहते नहीं कि आगे मुड़ो पीछे मुड़ो, जो बोलते आगे मुड़ पीछे मुड़, दाएं देखो लेफ्ट देखो राइट देखो ना, ये सारी बातें, ये वहीदा प्रिज्म जो है
ये लीड करती थी परेड को और एक परेड में टोटल 36 कमांड होते थे। ठीक है, ये वहीदा प्रिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए ये सारी चीज़ें कहाँ से आई थी जो आप डेली खाते हो। हरी मिर्च, टमाटर, आलू साउथ अमेरिका से आए हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, ये कहाँ से आए हुए हैं? ये टमाटर हैं, ये आलू हैं, ये मिर्चा है, जिन्होंने नहीं देखा होगा है। हरी मिर्च, टमाटर, आलू ये आपके साउथ अमेरिका से आए हैं। और देखिएगा मटर और पत्ता गोभी कहाँ से आई है? आपकी यूरोप से आई है, यूरोप से आई है। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं जितने भी टॉपिक हमने कराए हैं। तो मटर और पत्ता गोभी आपकी यूरोप से आई हुई है। केरला में देखिए, केरला में क्या मशहूर है आपका? सारे मसाले जो होते हैं गरम, वो फेमस है। गरम मसाला जैसे तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची, लौंग, जीरा, सूखी अदरक, ये सारी जो चीज़ हैं, ये इलायची है, ये काली मिर्च है, ये जीरा है, ऐसे जो जितने भी गरम मसाले होते हैं वो केरला में जो है वो मशहूर है। ठीक है, अब देखिए कि केरला में और चीज़ें भी मशहूर हैं। देखिएगा क्या क्या है। केरला में पपीता मशहूर है। ठीक है, पपीता, नारियल, केला, कटहल, सुपारी आदि भी मिलते हैं कहाँ? केरला में। ठीक है, आगे देखिएगा कॉफ़ी बीन और भिंडी कहाँ से आई है? ये अफ्रीका से आई। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं। ये कॉफ़ी बीन हो गई आपकी, ये आपकी भिंडी हो गई, ये सारी कहाँ से आई है? अफ्रीका से आई है। ठीक है, गन्ने की खेती को पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, ये बात अभी आपको पता होनी चाहिए। गन्ने की खेती अगर कहीं होती होगी, आपके इलाके में कहीं होती होगी, तो आपको पता होगा कि गन्ने की खेती को पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए हांगकांग क्या है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए ये लोग सांप भी खाते हैं, जो सांप का भोजन होता है, इससे हांगकांग देखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। लिंग हू फेन क्या है? ये सांपों की एक डिश होती है जो ये खाती हैं। इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ठीक है, डिश है जो सांपों की होती है जिसे लिंग हू फेन कहते हैं। ठीक है, कश्मीर में क्या भोजन फेमस है? देखिएगा कश्मीर में जो है मछली को सरसों के तेल में फ्राई करके खाई जाती है। देखिए कश्मीर में सा आ रहा है तो यहाँ सरसों के तेल में फ्राई करके खाई जाती है। अब देखिए अभी आप पढ़ेंगे गोवा, तो गोवा में जो है वो नारियल के तेल में फ्राई करके खाया जाता है। गोवा में नारियल बहुत होता है तो इसलिए वहाँ नारियल का तेल में जो है उसको मछली को फ्राई करके खाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो दोनों जगह मछली खाई जाती है, लेकिन डिफरेंस क्या है? तेल का डिफरेंस है। कश्मीर में जो है सा है तो आप सरसों के तेल, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। कश्मीर में जो है वो सरसों के तेल में फ्राई करके खाते हैं मछली को, और गोवा में जो है वो नारियल के तेल में। देखिएगा ये गोवा है, यहाँ नारियल के तेल में जो है वो तेल फ्राई करके खाते हैं, क्योंकि वहाँ नारियल तेल जो है वो फ्री में मिलता है। ठीक है, तो ये आपको दोनों बातें याद होनी चाहिए। दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। आपको देखिए केरल में क्या फेमस है? देखिए केरल का भोजन जो है ये टैपियो का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। देखिएगा केरल में साबूदाना को बॉयल करके नारियल का प्रयोग करके करी बनती है और उसे उबले हुए साबूदाने के साथ खाया जाता है। ठीक है, ये करी बनाई गई है, इसे उबले हुए साबूदाना के साथ खाया जाता है। केरल का भोजन है। कहवा चाय, देखिएगा कहवा चाय श्रीनगर की फेमस है। कहवा जो इलायची और बादाम से बनाई जाती है श्रीनगर में, जो सर्दी में बहुत काम आती है। सर्दियों में आपने चाय पी होगी इलायची वगैरह डाल के, तो ये श्रीनगर में सर्दी में बहुत काम आती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। गुजरात में देखिए ऊंधिया डिश बनती है। ऊंधिया मतलब गुजरात में उल्टा को ऊंधिया बोलते हैं, तो गुजरात की ऊंधिया डिश फेमस है। कैसे बनाते हैं? ये कोयला देख रहे हो, ये एक पॉट होता है, इसको उल्टा करके कोयले पे बनाया जाता है। ये इसको देखिए कोयले पर उल्टा पॉट रखकर पकाया जाता है। देख रहे हो आप, उल्टा पॉट रख के पकाया जाता है। ऊंधिया को बाजरे की रोटी देख रहे हो आप, इसके साथ खाया जाता है, और साथ में बटर, दही, दूध भी होता है। ठीक है, ये गुजरात की फेमस डिश है। अब देखिएगा हमारे मुंह से आपने ठंड में देखा होगा जब आपके मुंह से भाप निकलती है, क्योंकि ठंड में क्या होता है आपके मुंह से भाप गर्म निकलती है तो वो ऊपर जाती है। और जैसे धुआं भी आपने देखा होगा, तो धुआं कभी नीचे जाता है? नीचे नहीं जाता, धुआं निकलता है तो वो ऊपर ही जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात है। देखिए हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वह ठंडी भी हो सकती है और गर्म भी हो सकती है, यह निर्भर करता है कि बाहर का टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, तो हवा जो है वो ठंडी हवा नीचे की तरफ जाती है, लेकिन जो गर्म होती है वो ऊपर की ओर जाती है। जैसे धुआं देख रहे हो, जैसे इसके मुंह से भाप निकल रहा है तो वो ऊपर जा रहा है। धुआं भी आपने देखा होगा तो वो ऊपर की ओर जाता है। तो जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की ओर जाता है और जो ठंडी होती है वो नीचे की ओर आती है।
ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। भीमा संघ क्या है? देखिए भीमा संघ तो बहुत फेमस है, लेकिन भीमा क्योंकि यह बच्चों के लिए होती है इसलिए यह फेमस है। देखिएगा हिलगोंडी कहाँ है? ये कर्नाटक में है। हिलगोंडी में बच्चे और बड़ों के साथ पंचायत होती है जिसे भीमा संघ कहते हैं, ठीक है। तो भीमा संघ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यह बच्चों के साथ जो है वो बच्चे और बड़े के साथ पंचायत होती है। आपने देखा होगा पंचायत होती है तो बड़ों बड़ों की पंचायत होती है, या तो फिर बड़ों की ही पंचायत देखी होगी। लेकिन जो कर्नाटक में हिलगोंडी है वहाँ पे जब पंचायत होती है तो ये बच्चे और बड़े दोनों के साथ पंचायत होती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? भीमा संघ है, जो कि फेमस है। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। लौकी देखिएगा, लौकी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है। पुराने समय में लोग बीज को रखने के लिए क्या करते थे? लौकी को सुखाकर उसके ऊपर मिट्टी लगाकर उसमें बीज को रखते थे और बीज जो है वो काफी समय तक चलता था। पहले के लोग क्या करते थे? ये जो लौकी होती थी ना, इसको सुखाकर इसके अंदर के बीज को निकालकर और इसके ऊपर क्या मिट्टी लगाकर, ठीक है, उसमें बीज रखते थे जो कि काफी टाइम तक आपका चलता था। स्टेथोस्कोप का यूज क्या होता है? उम्मीद है आपको पता ही होगा। स्टेथोस्कोप का उपयोग हमारी हार्ट बीट को सुनने के लिए यूज किया जाता है। आप डॉक्टर के यहाँ गए होंगे तो आपने इसको देखा होगा। अब देखिए इससे भी कई बार अनगिनत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा हम इसको ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। कांसा ब्रांज दो धातुओं का मिश्रण होता है। आपको ऑप्शन में बता देगा कि एल्युमिनियम से बना हुआ है, सोने से बना हुआ है, चांदी से बना हुआ है। तो आपको ये बताना होता है कि ब्रॉन्ज, जिसे इंग्लिश में ब्रॉन्ज और कांसा ब्रॉन्ज एक ही है, ठीक है। तो कांसा किन धातुओं से बना होता है ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हमने आपको बताया B=CT होता है, ठीक है। बॉयज ने सीटी मारी और गर्ल्स ने चाटा मारा, ऐसे आप याद कर सकते हो। बॉयज ने सीटी मारी फिर गर्ल्स ने उसको चाटा मारा। देखिए बॉयज, B फॉर बॉयज होगा, B फॉर आप यहाँ ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज, B=CT है तो B फॉर ब्रॉन्ज हो गया। C फॉर देखिए C फॉर कॉपर, जिसे आप हिंदी में तांबा कहते हो, T फॉर टिन हो गया। तो कॉपर और टिन, तो ब्रॉन्ज किसका मिश्रण हो गया? कॉपर और टिन का मिश्रण हो गया, ठीक है। B=ब्रॉन्ज हो गया तो ब्रॉन्ज किसका मिश्रण है? तांबा और टिन का, जिसे कॉपर और टिन का, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी तरीके से याद करो। कांसा आपका दो चीजों का मिश्रण होता है, कॉपर और टिन का। क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए जंगल से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कई बार। अभी आपका 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से 23 में। यहाँ 25 की जगह कुछ भी लिख सकता है, यहाँ 25 की जगह 15 लिख सकता है, लेकिन आपको 25 पता होना चाहिए कि जो 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उसे आप जंगल से हटा नहीं सकते। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में कि जो 15 साल से जंगल में रह रहे हैं उन्हें नहीं हटा सकते, आपको सही गलत बताना था। अब देखिएगा जंगल किसके हैं, ये चैप्टर है एनसीईआरटी में, वहां से क्वेश्चन है। झारखंड में जो है वो कुड़ुक भाषा बोली जाती है और कुड़ुक भाषा में तुरांग का मतलब जंगल होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कुड़ुक भाषा में तुरांग का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। आजकल जंगल गायब होते जा रहे हैं जिनकी वजह से खदाने, बांध, बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं आपके, ठीक है। जंगल जब गायब हो जा रहे हैं तो उनकी वजह से देखिए बिल्डिंग वगैरह बनाई जा रही है। तो वन अधिकार अधिनियम 2007 में बनाया गया। इस अधिनियम में जो लोग 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उन्हें आप हटा नहीं सकते, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन हर पॉइंट से पूछा गया है। महत्वपूर्ण बिंदु कुछ हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपका मैप का आएगा, उसके बाद शायद आपकी पेडागोजी आएगी, फिर आपकी क्लासेस जो है वो खत्म होंगी। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? नीम की पत्तियां जो है वो बीजों को कीड़े मकोड़े से बचाती हैं। आपने देखा होगा ये नीम की पत्तियों हम मेडिसिनल प्लांट, देखिए नीम की पत्तियों को आपने देखा होगा, देखिए कई लोग अलमारी में रखते हैं, कई लोग अनाज वगैरह में रखते हैं, कीड़ा ना लगे, ठीक है। तो ये एक मेडिसिनल प्लांट है। तो नीम की पत्तियां जो है वो बीजों को कीड़ों मकोड़े से बचाती हैं, ठीक है। दशहरा बारिश के बाद और ठंड के पहले आता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दशहरा बारिश के बाद और ठंड के पहले आता है। दशहरे में हम क्या करते हैं? रावण का पुतला जलाते हैं। चूहे की आंखें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं, कमज़ोर होती हैं, आप लोगों की तरह बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, कमज़ोर होती हैं, सुनने, टेस्ट करने, छूने में लेकिन बहुत संवेदनशील होती हैं, ठीक है। नागपुर में दाल में मीठा डालकर खाया जाता है। वडगांव आपका गुजरात में है, ठीक है। कपड़ों को डाई करने के लिए गेंदा, जीनिया, फूलों आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डाई करने के लिए गेंदा, जीनिया, फूलों का यूज किया जाता है, ठीक है। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपसे पूछे गए हैं सीटेट में। मैप से एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मैप में आपको ये पता होना चाहिए, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, फिक्स होता है। एक बार रेलगाड़ी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, और आपको हाँ रेलगाड़ी से क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैप से क्वेश्चन फिक्स है 2 नंबर के आपके। देखिए आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि आपका हिमाचल प्रदेश कहाँ है, गुजरात कहाँ है, ठीक है, वेस्ट बंगाल कहाँ है,
मध्य प्रदेश कहाँ है, तेलंगाना कहाँ है, तमिलनाडु कहाँ है, आंध्र प्रदेश कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपसे पता होनी चाहिए। देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, साथ में आपको समझा भी देंगे। ये क्वेश्चन आपका 21 जनवरी 2022 का है। बाकी हमने सारे क्वेश्चन 2011 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल हमने एक एक क्वेश्चन निकाल के आपके लिए प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है ईवीएस की। अगर आप जाके देखेंगे तो आपको पूरा ईवीएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने करवाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है किसी सेट का तो आप जाइएगा, जो हमने क्लासेस करवाई हुई है मैप वाला ईवीएस की क्लास आप देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। वहां से एक क्वेश्चन देखिए हमने लिया हुआ है 21 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है कि हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः किधर स्थित है, यह आपको बताना है। अब देखिए आपको दिशा का ज्ञान तो होगा कि इधर क्या ऊपर क्या होता है आपका उत्तर होता है, इधर क्या होता है पूरब होता है, नीचे क्या होता है दक्षिण होता है, इधर क्या होता है पश्चिम होता है। इतनी बातें अगर आपको पता होंगी और मैप में आपको ये पता होगा कि कौन से, देखिए आप क्योंकि पेपर में आपको मैप नहीं मिलेगा, आपको मैप का ज्ञान आपको चाहिए। अभी आपका एग्जाम है तो मैप का एक दुकान पे भी आपको मिल जाएगा एक मैप, आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ चिपका लीजिए। 10-5 दिन देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि इधर क्या पड़ता है। ठीक है, मैप आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे कि हमारे देश की राजधानी क्या है दिल्ली। तो दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष आपको बताना है कि हिमाचल किधर पड़ता है, हिमाचल और मध्य प्रदेश किधर स्थित है। दिल्ली से आपको देखना है हिमाचल की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। देखिएगा नीचे हमने मैप ले रखा है, देखिएगा दिल्ली कहाँ है आपकी, देखिएगा दिल्ली आपकी है कहाँ पे, देखिएगा दिल्ली आपकी यहाँ है। तो दिल्ली के सापेक्ष पूछा था हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला आप देख रहे हो यहाँ पे है। ये आपका कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर क्या होता है उत्तर होता है, नीचे उसके बाद क्या पूछ रहा था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये है भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पूछ रहा था, तो ये आप नीचे आओगे। तो ये दिल्ली से जो शिमला है ये तो उत्तर की तरफ है, लेकिन जो मध्य प्रदेश भोपाल है ये किधर है, ये दक्षिण की तरफ है। तो उत्तर और दक्षिण हमारा आंसर होगा, आंसर देखेंगे उत्तर और दक्षिण। तो ये फर्स्ट ही ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए उत्तर और दक्षिण, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। बस कुछ नहीं करना था। अगर आप चीज़ों को समझेंगे, देखिए चीज़ें हमें टफ कब लगती हैं, जब चीज़ें हमें नहीं आती हैं। जब चीज़ें हमें आएंगी, देखो किसी किसी को मैथ बहुत टफ लगती है, किसको, जिसको नहीं आता, लेकिन जिसको आता है उसके लिए मैथ हलवा है ना। जो चीज़ें हमें आती हैं वो इजी लगती है, जो नहीं आती वही टफ लगती है। जब तक करोगे नहीं जब तक आएगा कैसे। जिसको आती है उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की तभी तो उसको आ रही है, ऐसा नहीं वो जन्म से सीख कर पैदा हुआ है। दुनिया में आके जन्म लेके ही वो रगड़ा है, प्रैक्टिस किया है ना, तभी उसको आ रहा है। ऐसा नहीं आ रहा है जिसको आ रहा है वो बस वैसे ही आ गया, उसने मेहनत की है ना। इसका आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है, ये मैप से सारे क्वेश्चन हमने 2011 से 2023 के जितने भी क्वेश्चन है सारे करवाए हुए हैं। अभी देखिए जो ईवीएस का सिलेबस था 15 नंबर की पैडागोजी, 15 नंबर का कंटेंट, तो कंटेंट 15 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। अब आपकी 15 नंबर की पैडागोजी, आधा घंटा और टाइम लगेगा, पैडागोजी आपकी जल्दी समाप्त होगी। पैडागोजी की खास बात यह है आपका सीडीपी में भी हेल्प करेगा, मैथ में भी हेल्प करेगी। ठीक है, पैडागोजी आपकी हर सब्जेक्ट में हेल्प करेगी। तो पैडागोजी हम पढ़ लेते हैं, आधा घंटा लगेगा, आपका पूरा 30 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, कमेंट्स में अपने विचार भी ज़रूर बताइएगा। अब देखिएगा टीचिंग क्या होता है, शिक्षण क्या होता है। शिक्षण की अंग्रेजी क्या होती है, टीचिंग होती है, जिसका अर्थ क्या होता है सीखना या सिखाना होता है। समाज में व्यक्ति के द्वारा जो लगातार सीखा जाता है और प्रयास के द्वारा सिखाया जाता है उसे शिक्षण कहते हैं। शिक्षण समाज में घटित होने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, यह आपको शिक्षण के बारे में, टीचिंग के बारे में समझ में आया होगा। शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं, शिक्षण के 3 प्रकार होते हैं आपके, औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण और निरौपचारिक शिक्षण। औपचारिक शिक्षण क्या होता है, जहाँ पे सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। जैसे आप स्कूल जाते हो तो वहाँ एकदम फिक्स होता है कि फर्स्ट वाले क्लास में मैथ पढ़ाई जाएगी, सेकंड में इंग्लिश, फिर हिंदी पढ़ाई जाएगी, कि इतने बजे इतने टीचर आएंगे। तो वहाँ लर्निंग जो होती है वो फिक्स होती है। लेकिन अनौपचारिक में क्या होता है, फिक्स नहीं होता। जैसे आप सड़क पे जा रहे हो, वहाँ लर्निंग हो गई, वहाँ कुछ सीख गए, कहीं पे कहीं जा रहे हो, किसी के साथ जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, टहलने जा रहे हो, कहीं कुछ सीख लेते हो, तो वहाँ यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षण में फिक्स नहीं होता, लेकिन औपचारिक में फिक्स होता है। ठीक है, तीनों चीज़ों को हम समझेंगे। देखिए पहले ये शिक्षण के प्रकार हो जाएंगे आपके। देखिए औपचारिक शिक्षण में क्या होता है, औपचारिक शिक्षण इसमें निश्चित समय होता है। एक निश्चित समय में आप स्कूल जाते हो, इस टाइम पे ये क्लासेस चलेंगी, फिर ये चलेंगी। निश्चित स्थान होता है, स्थान निश्चित होता है, पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है। क्लास 1 में हो, फर्स्ट में हो तो फर्स्ट वाली चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, सेकंड में हो तो सेकंड वाली, 10th में हो तो 10th वाली चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, है ना, के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जाता है, जैसे आपकी स्कूली शिक्षा हो जाती है। तो औपचारिक में क्या होता है, चीज़ें आपको फिक्स होती है, तो तब आपकी लर्निंग होती है। लेकिन अनौपचारिक में क्या होता है, यहाँ
फिक्स नहीं होता। यहाँ यह शिक्षण का वह प्रकार है जिसमें बालक जन्म से मृत्यु तक सीखता है, जैसे परिवार में सीखना, समाज में सीखना, समुदाय में सीखना। ठीक है, बच्चे समूह में कुछ सीख लेते हैं, परिवार में कहीं सीख लेते हैं, तो वहाँ चीज़ें कुछ फिक्स नहीं होती, तो वो आपका अनौपचारिक शिक्षण होता है। और निरौपचारिक शिक्षण में क्या होता है, इसमें औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षण का मिश्रण होता है। इसमें निश्चित समय एवं पाठ्यक्रम की तो बाध्यता होती है, परंतु निश्चित स्थान एवं विषय की बाध्यता नहीं होती, जैसे पत्रकार के माध्यम से सीखना। ठीक है, तो ये आपका निरौपचारिक शिक्षण है। ये 3 प्रकार के शिक्षण है जो आपको पता होने चाहिए। पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य, हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, इसको जरूर पढ़िएगा। पेडागोजी से क्वेश्चन जरूर देखिए, 15 नंबर आपके पेडागोजी से पूछे जाते हैं, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। कंटेंट भी पढ़ना जरूरी है, पेडागोजी भी पढ़ना भी जरूरी है। पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य देखिएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य बालक के स्कूली ज्ञान को वाह्य वातावरण के साथ जोड़ना होता है। मतलब बालक को जो स्कूली ज्ञान है उसके वाह्य वातावरण, उसके दैनिक जीवन से जो चीजें वो दैनिक जीवन जैसे वो देखता है सुनता है ना, उसके दैनिक जीवन से रिलेट करके, जैसे हम आपको अभी ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो केवल जो लिखा हुआ है वही पढ़ाएंगे तो चीजें आपको समझ में नहीं आ जाए, आप बोर हो जाओगे, आधा घंटा देखोगे क्लास बंद कर दोगे। लेकिन वही चीजें देखिए आपके दैनिक जीवन से रिलेट करके पढ़ाएंगे, उसके वाह्य वातावरण से जोड़ के पढ़ाएंगे, जो चीजें आपके लाइफ में होती हैं, जब आप जिस एज में हो, है ना। अभी आपकी कहानी सुनाने लग जाए, सुनने लग जाओगे, है ना। अब वही चीज़ें हम बच्चे को नहीं सुना सकते ना, तो जैसे जो बच्चा होता है उसकी नीड के अकॉर्डिंग वैसे उसके वाह्य वातावरण से जोड़कर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वही बात फर्स्ट में कही जा रही है। सेकंड में कहा जा रहा है शिक्षण कार्य करते समय बालक को उसके परिवार, समुदाय, समाज से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बालक अपने परिवेश का पूरी ज्ञान लेकर ही आता है। क्योंकि बच्चा छोटा होता है, वो पहले अपने परिवार में जो सीखा होता है उसी का परिवार जो सीख के आता है, तो उसके पूर्व ज्ञान से ही हम नया नॉलेज जो है वो जोड़ के। थर्ड पॉइंट में कहा जा रहा है बच्चों में रटने और परिभाषाओं को याद करने को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब बच्चे को रटने पर और फोकस देने पर, ये आप कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो, सीडीपी कर रहे हो, मैथ कर रहे हो, साइंस कर रहे हो, या लैंग्वेज का कोई भी सेक्शन कर रहे हो, तो ये सारी बातें आपको, कोई भी पेडागोजी क्या होती है हर सब्जेक्ट में लागू हो जाती है आपकी। ठीक है, तो बच्चों में रटने और परिभाषाओं को याद करने पे हमें फोकस नहीं करना है। ठीक है, हमें ये देखना है कि शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए, बालक होना चाहिए। ठीक है, बालक होना चाहिए, जिससे बालक को स्वयं से खोज करने का अवसर मिल सके। ठीक है, जहां बच्चा एक्टिव होगा, ठीक है, जहां बच्चे सहयोग से सीखेंगे, बच्चे के खोज करने के लिए हम उसे अवसर देंगे। ठीक है, जहां बच्चा एक्टिव होता है वही ऑप्शन आपका करेक्ट होता है सीटेट में। ठीक है, ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा। पर्यावरण के शिक्षण के उद्देश्य हर बार सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, आगे पढ़िएगा। पर्यावरण शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये सारे क्वेश्चन आपके। देखिए ये सब पॉजिटिव बातें लिखी हुई यहाँ पे। शिक्षक को शिक्षण का कार्य करते समय बालक के परिवेश की घटनाओं को बालक के पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ते हुए प्रस्तुत करें। ठीक है, जो उसका पूर्व ज्ञान होता है उसी के परिवेश से जो सीख कर आता है उसके ज्ञान को जोड़कर हम न्यू नॉलेज उसको बताएंगे, जिससे बालक में रुचि, जिज्ञासा और कल्पना का विकास हो। बालक को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराए जिससे वह अपने विचार प्रकट करे और करके सीखने, प्रश्न करने और प्रयोग करने पर बल दें। ये सारी पॉजिटिव बातें हैं, ये सारी बातें जिस ऑप्शन में होंगी वही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें बच्चों के पूर्व ज्ञान से, उसके परिवेश से चीज़ें जोड़कर ही पढ़ानी चाहिए, जिससे बच्चा उसमें इंटरेस्ट रखेगा, है ना। वो जिज्ञासा होगी, कल्पना का विकास होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवसर उपलब्ध कराएंगे और करके सीखने पर। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, करके सीखने पर और प्रयोग करने पर बल देने पर। ठीक है, 6 वाला पॉइंट है पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है कि बालक को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील करे, अर्थात बालक में ऐसा व्यवहार परिवर्तन करे जिससे बालक अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हो और वह उनकी रक्षा, सुरक्षा इत्यादि करे। जैसे पशु पक्षी आदि सब होते हैं हमारे पर्यावरण का पार्ट है, तो उनके प्रति संवेदनशील हो, तो उनके प्रति जागरूक हो। ठीक है, तो यह आपका पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है। पर्यावरण शिक्षण की विधि जो कि भ्रमण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण वाली जो क्लास है इसमें जो है पर्यावरण सब्जेक्ट है, इसमें भ्रमण विधि को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, भ्रमण विधि से क्या होता है, बच्चा जैसे आप देखिए कहीं टूर पे जाते हो, वहाँ बच्चा जाता है, चीज़ों को देखता है, अवलोकन करता है, ठीक है, ऑब्जर्व करता है। तो यह पर्यावरण शिक्षण की सबसे प्रभावशाली विधि मानी जाती है। पर्यावरण शिक्षण की बालक भ्रमण करते जा रहे हैं तो ध्यान रहे कि वह अपने साथ भारी बस्ता ना लेकर जाएं। चिड़ियाघर जा रहे हो तो जानवरों के लिए खाने की कोई सामग्री ना लेकर जाएं, है ना, नहीं तो जानवर बाहर भी आ सकता है, हाथ लगा सकता है, तो अपने साथ जो है खाने की चीजें ना लेके जाएं। क्षेत्र भ्रमण से बालक बाग बगीचे, तालाब, झील से अवलोकन के साथ साथ अन्य कई कौशलों का उनका विकास भी होता है। भ्रमण से वापस आने के पश्चात शिक्षक को चाहिए कि सामूहिक कक्षा का आयोजन करें। सामूहिक कक्षा मतलब सारे
जो स्टूडेंट्स है सबको सामूहिक, बच्चे एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो वहाँ से सीखेंगे, आयोजन करके जिससे सभी विद्यार्थी अपने अनुभव को साझा करने के लिए प्रेरित हो। इससे कक्षा में संपूर्ण अधिगम का जो है वो विकास होगा। ठीक है, तो भ्रमण विधि, फील्ड ट्रिप, ये पर्यावरण शिक्षण की बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि वही है आपकी भ्रमण। दूसरी आपकी अन्वेषण, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, ये तीनों नाम एक ही है, जिसे आप डिस्कवरी खोज विधि कहते हो। ठीक है, जिसमें बच्चा खुद से खोज करता है। ठीक है, खोज विधि, बालक स्वयं करके सीखता है और खोज की क्रिया स्वयं करता है। इससे सीखा गया व्यवहार लंबे समय तक स्थायी रहता है। तर्क एवं चिंतन की क्रिया करता है, इससे बालक में वैज्ञानिकता का विकास होता है। यह है आपका अन्वेषण, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। ठीक है, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन भी समझ लेंगे, आपका सीडीपी में भी हेल्प करेगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा सीडीपी में भी क्या होता है आपका अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। देखिए, अपसारी जो होता है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मतलब अलग अलग दिशाओं में जहां बच्चा सोच सकता हो, और एक आपका दूसरा होता है अभिसारी चिंतन, मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग, वहां थिंक आपकी कन्वर्ज होती है, उसका आंसर जैसे आप एमसीक्यू होता है। अपसारी क्या होता है, जिसका आंसर आप कई तरीके से दे पाओ। इसे मुक्त अंत वाले प्रश्न भी कहते हैं, जब शुरुआत एक बिंदु से हो लेकिन अंत जो है इसका अनेक बिंदु से हो। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अगर पेड़ नहीं होगा तो क्या होगा, अगर आपको पानी नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे, तो 10 बच्चे होंगे तो 10 तरीके से इसका अलग अलग आंसर देंगे, इसमें बच्चे सोचेंगे, है ना। जैसे आज आपका दिन कैसे बीता, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग दिन जैसे जिसका बीता वो बताएगा। अब जरूरी नहीं सबका दिन एक ही तरीके से बीतेगा, तो ये यहाँ बच्चा सोचेगा। तो ये आपका अपसारी चिंतन है, जिसे आप डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हो, जिसके मल्टीपल सोल्यूशन होंगे आपके। लेकिन जो आपका अभिसारी चिंतन होता है, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, इसका आंसर एक होता है। जैसे आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो इसका एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि हम चारों ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे, है ना। तो एक ही ऑप्शन इसका करेक्ट होता है, ये कन्वर्जेंट। देख रहे हो इसकी एरो किधर आ रहा है, इसका आंसर एक होता है। जैसे कि सूरज किधर से निकलता है, गांधी का जन्म कब हुआ, महात्मा गांधी का, तो इन सब का आंसर एक ही होगा। भारत की राजधानी क्या है, तो इसका आंसर सब एक ही देंगे, यहाँ कोई थिंक नहीं करेगा, है ना। तो इसके बंद अंत वाले प्रश्न भी कहते हैं, जब शुरुआत अनेक बिंदुओं से हो लेकिन जो अंत होता है वो सिर्फ एक बिंदु से हो। जैसे आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसका आंसर केवल एक ही दे सकते हो आप, जैसे आपका सीटेट का एग्जाम या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो। अब देखिए, मापन और मूल्यांकन में क्या डिफरेंस है, इसको समझेंगे। मापन, देखिए नाम में है मापन, तो जब हम अंक के आधार पर जो है उसका मापन, जिस अधिगम की उपलब्धियों को अंक के आधार पर जब प्रदान करते हैं तो उसे मापन कहा जाता है। मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन में जो है अंकों के द्वारा नहीं, जैसे हम कहते हैं कि ये बच्चा प्रथम श्रेणी का है, इसमें हम अंक नहीं बता रहे कि ये बच्चा 60% लेके आया है, या हम ये नहीं कह रहे कि बच्चा जो है 600 में से 300 अंक लाया है। तो जब अंक बताते हैं तो वो मापन हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ये बच्चा जो है प्रथम श्रेणी में पास किया, तो यहाँ हम आपको इसको अंक नहीं बता रहे थे, ये आपका मूल्यांकन हो जाएगा। समझेंगे हम। देखिए, मापन क्या है, जब हम किसी व्यक्ति का, बालक का अध्ययन अधिगम की उपलब्धियों को अंक के आधार पर प्रदान करते हैं। देखिए, अंक के आधार पर जब हम प्रदान करेंगे तो उसे हम मापन कहते हैं। जैसे हाई स्कूल में 600 में से 400 अंक प्राप्त किया, यहाँ पे फिक्स अंक बताया जा रहा है, तो ये आपका क्या होता है, मापन होता है। मूल्यांकन क्या होता है, जब बालक के मापन द्वारा प्राप्त अंकों से बालक के व्यवहार की व्याख्या करते हैं तो उसे मूल्यांकन कहते हैं। जैसे हर्ष ने हाई स्कूल प्रथम श्रेणी में पास किया, यहाँ पे अंक नहीं बताया जा रहा, प्रथम श्रेणी में पास किया, उसकी मानसिक क्षमता जो है वो सामान्य है, तो ये आपका मूल्यांकन हो जाएगा। तो मापन और मूल्यांकन में यही डिफरेंस है। मूल्यांकन आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है सतत और एक होता है व्यापक। ठीक है, समझ लेते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन को। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सतत मूल्यांकन क्या है। जैसे आपकी क्लास चलती है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्लास में पूछ लेते हो, उसके बाद क्लास टीचर आपके डाउट को क्लियर कर देता है। तो क्लास के दौरान जब होता है, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, सतत मूल्यांकन होता है। तो जब हम बालक के व्यवहार का अध्ययन अधिगम के दौरान अध्ययन करके उसके व्यवहार की व्याख्या करते हैं, इसे सतत मूल्यांकन कहते हैं, जिसे आप कॉन्टिन्यूअस कहते हो। ठीक है, सतत मूल्यांकन कहते हैं। सतत मूल्यांकन का उद्देश्य बालक के अधिगम के दौरान उत्पन्न समस्याओं, कमियों का पता लगाना। जैसे आपका साप्ताहिक टेस्ट होता है, छमाही टेस्ट होता है, कक्षा समूह वार्तालाप, तो ये सारी चीजें जो कक्षा में हम वार्तालाप करते हैं तो ये आपका सतत मूल्यांकन होता है। क्लास के दौरान ही हो जाता है आपका डाउट क्लियर, वो आपका सतत होता है। लेकिन जो आपका व्यापक होता है वो, जैसे आपका अभी देखिए, आप डाउट हमसे पूछेंगे, कमेंट करेंगे तो आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा,
ड्यूरिंग टेकिंग लर्निंग प्रोसेस हो जाएगा ना, क्लास के दौरान। लेकिन जब आप सीटेट का एग्जाम दे के आएंगे तो वो आपका व्यापक मूल्यांकन हो जाएगा। अभी जब आप क्वेश्चन करेंगे, आंसर मिलेगा आपको, तो ये आपका सतत मूल्यांकन होगा। अब देखिए व्यापक मूल्यांकन, आप जैसे रिजल्ट समझ लीजिए, रिजल्ट पे जैसे आपका व्यापक मूल्यांकन होता है। जब हम अधिगम के उपरांत अर्थात बाद में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके उसकी व्याख्या करते हैं तो उसे व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। इस मूल्यांकन का उद्देश्य बालक के अधिगम की उपलब्धि का पता लगाना होता है, जैसे कि आपका वार्षिक परीक्षा। ठीक है, जब आपका मेन रिजल्ट पर फोकस होगा तो आपका व्यापक मूल्यांकन। सतत क्या होता है, जैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्लास के दौरान ही आपके डाउट को क्लियर किया जाता है, वो आपका सतत मूल्यांकन होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे आकलन को, बस आपकी मूल्यांकन की विधियां हैं, उसके बाद आपकी क्लासेस खत्म होने वाली है। ठीक है, 15 मिनट की क्लासेस और होंगी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये देखिएगा आकलन क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है। आपने पढ़ा होगा, देखिए अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। या आपने अपने टीचिंग लर्निंग जो टीचिंग कोर्स किया है आपने डीएलएड बीएड, वहाँ भी आपने पढ़ा होगा। देखिएगा अधिगम के लिए आकलन क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसे आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हो। साप्ताहिक टेस्ट, इसे आप सतत मूल्यांकन समझ सकते हो। जैसे आपका सतत मूल्यांकन होता है वही आपका होता है अधिगम के लिए आकलन। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, साप्ताहिक टेस्ट जैसे क्लास के दौरान ही हो जाता है। ठीक है, सीखने के लिए इसमें आकलन होता है। लेकिन जो दूसरा आपका है अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब ये समेटिव असेसमेंट है, जैसे आपकी वार्षिक परीक्षा, इसे आप व्यापक मूल्यांकन मान सकते हो। ठीक है, तो जो आप व्यापक मूल्यांकन कहते हो वही आपका अधिगम का आकलन होता है। जो सतत होता है वो आपका अधिगम के लिए आकलन हो जाता है। ठीक है, अधिगम के रूप में आकलन क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग, जब बच्चा खुद का स्वयं का आकलन करता है। जैसे आप नोट्स पढ़ रहे हो, उसके बाद नोट्स को बंद करके उसका रिवीजन करते हो तो खुद का बच्चा आकलन करता है, तो वही होता है अधिगम के रूप में आकलन। एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग और फॉर लर्निंग, ये चीजें आप समझ लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जाते हैं ये सारी चीजें। मूल्यांकन की विधि पढ़ लेंगे। देखिएगा पोर्टफोलियो क्या होता है, ये पोर्टफोलियो है आपका। देखिए पोर्टफोलियो क्या था, पोर्टफोलियो बालक के व्यवहार की एक क्रमिक विवरण है। इसमें सभी जानकारियां एक फोल्डर में होती हैं। पोर्टफोलियो में बालक की उपलब्धि और कमी को रखा जाता है। ठीक है, पोर्टफोलियो शिक्षक, अभिभावक और बालक तीनों के द्वारा निर्मित किया जा सकता है। इससे जानकारी का अध्ययन करके बालक के व्यवहार की व्याख्या कर जाती है। यह आपकी क्या है, पोर्टफोलियो है। गला बैठ रहा है। मूल्यांकन की विधि देखिए, चेकलिस्ट विधि क्या होती है, जिसका आंसर केवल हाँ या ना में दिया जाए। जैसे आपको एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल से हेल्प मिल रही है या ईवीएस की मैराथन से क्लास मिल रही है, हेल्प मिल रही है कि नहीं, तो हाँ या ना में जब आप आंसर दोगे तो वही होता है ये चेकलिस्ट विधि। इस विधि में बालक को हाँ या ना वाले प्रश्न के करने के लिए दिया जाता है। बालक द्वारा की गई प्रतिक्रिया के आधार पर अध्ययन करके शिक्षक व्याख्या प्रस्तुत करता है। यही आपकी क्या आती है, चेकलिस्ट विधि होती है, चेकलिस्ट विधि। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु, उसके बाद सहायक अधिगम सामग्री, उसके बाद क्लास आपकी समाप्त हो रही है। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु कैसे होनी चाहिए, इससे भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिएगा पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु मतलब पाठ्य वस्तु कैसी होनी चाहिए। देखिएगा पर्यावरण की विषय वस्तु बाल केंद्रित होनी चाहिए, मतलब बालक के हित में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बालक अभी है फर्स्ट वाली क्लास में और उसको सिलेबस दे दिए 6 से 8 का। ठीक है, तो बाल केंद्रित होनी चाहिए, बालक के हित में होनी चाहिए। पाठ्य वस्तु आकर्षक होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा मोटी दे देंगे बच्चा पढ़ेगा कैसे। पर्यावरण की विषय वस्तु बालक के बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। विषय वस्तु के प्रश्न पूछने और खोजने का मौका देने वाली होनी चाहिए। ठीक है, जहां देखेंगे बच्चे को बहुत सारे अवसर मिल रहे हो और प्रश्न करने का, जहां खोजने का अवसर मिल रहा होता है, वो सारी पॉजिटिव बातें होती हैं। ठीक है, पर्यावरण की पाठ्य वस्तु बालक के दैनिक जीवन की समस्याओं से जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, जब दैनिक जीवन से जुड़ी होंगी तो बच्चा रिलेट कर पाएगा, है ना, चीजों को। उसके बाद पर्यावरण की विषय वस्तु में कविताओं, कहानी और पहेलियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब पर्यावरण की जो विषय वस्तु है उसमें कविता, कहानी, पहेलियां आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। पर्यावरण की विषय वस्तु प्रश्न पूछने और खोजने का मौका देने वाली होनी चाहिए। बालक को रटकर सीखने को हतोत्साहित किया करना चाहिए। देखिए ये हतोत्साहित वर्ड एग्जाम में बहुत लोगों से गलती हो जाती है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक वर्ड होता है आपका हतोत्साहित और एक वर्ड होता है आपका प्रोत्साहित, तो ये वर्ड दोनों ध्यान दीजिएगा। दोनों वर्ड सीटेट में पूछे जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, जो हतोत्साहित होता है, तो देखिए रटने को तो हतोत्साहित करना चाहिए, बात ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता है रटने को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये बात तो गलत हो जाती। लेकिन यहाँ पे हतोत्साहित लिखा हुआ है इसलिए ये बात करेक्ट है। तो ये वर्ड आप ध्यान दीजिएगा, कई बार गलती हो जाती है। ठीक है, तो पाठ वस्तु के बारे में आपने पढ़ा। अब देखिए शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपकी क्लास जो है वो समाप्त है। शिक्षण सहायक सामग्री कैसे होनी चाहिए, देखिएगा
शिक्षण करते समय हम जो सामग्री यूज करते हैं उसको देखिएगा। श्रव्य शिक्षक सहायक सामग्री क्या होती है? जिसे सुना जाता है, जैसे श्रव्य, जिसे दिखाई नहीं देता उसे आप श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री दिखा सकते हो। जिसे दिखाई नहीं, जिसे जो बच्चा देख ही नहीं सकता तो उसे हम श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री ले जाकर के क्लास में उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अपने यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण के दौरान बालक केवल श्रव्य इंद्रियों से अधिगम की दिशा की ओर आगे बढ़ता है, जैसे कि टेप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो हो गया, लाउड स्पीकर हो गया। तो जिसको दिखाई नहीं देता हम उसको सुनाकर बता सकते हैं ना, जैसे टेप रिकॉर्डर ले जा सकते हैं, रेडियो ले जा सकते हैं। और जिसको देखिए दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री कब होगी हमारे लिए सहायक होगी? दृश्य। जब बच्चे को देखिए, जब बच्चे को सुनाई नहीं देता तो हम उसको दिखाई दी जाने वाली सारी चीजें ले जाएंगे ना। बालक दृश्य इंद्रियों का प्रयोग करके अधिगम की दिशा में आगे की ओर बढ़ता है, जैसे पत्रिकाएं, किताब, समाचार पत्र, प्रोजेक्टर, मानचित्र। तो जिसको दिखाई नहीं देता उसको हम किताब वगैरह लेके जाएंगे ना। जिसको दिखाई नहीं देता उसके लिए हम ये टेप रिकॉर्डर, रेडियो वगैरह ले जाएंगे। और जिसको सुनाई नहीं देता उसके लिए हम किताब वगैरह लेके जाएंगे। ठीक है, अब श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण की वह सामग्री जिससे शिक्षक बालक के अधिकतम ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करके अधिगम की दिशा में आगे की ओर बढ़ता है, जैसे फिल्म, प्रोजेक्टर, नाटक मंचन, मल्टीमीडिया आदि। ये आपकी श्रव्य दृश्य में आएंगे। ठीक है, जो आपका प्रोजेक्टर होता है, नाटक मंचन होता है, इसमें जो श्रव्य होता है, जो सुनने वाली चीजें होती हैं, और दृश्य देखने वाली, दोनों शामिल होती हैं। जैसे आपकी मल्टीमीडिया हो गई तो देखिए इसमें ऑडियो भी होता है और वीडियो भी होता है, दोनों होता है ना। नाटक हो गया, इस सब में दोनों होता है। जो दृश्य वाली होती है इसमें केवल देखने वाली चीजें होती हैं, सुनने वाली में श्रव्य, ये सारे केवल सुनने वाली होती है। जैसे रेडियो हो गया तो केवल सुनने वाली है ना। तो ये थी पूरी ईवीएस की मैराथन क्लासेस। उम्मीद है आपको काफी हेल्प मिली होंगी। और हमने इसमें रेलगाड़ी वाला प्रश्न केवल आपका छूटा हुआ है जो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, समय का क्वेश्चन जो होता है कि आज ट्रेन इतने टाइम पे चली, कल इतने टाइम पे पहुंचेगी। तो ये प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी ईवीएस की हमने एक एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट जो है वो हमने पहले जैसे पेड़ पौधे पढ़ा, उसके बाद 2011 से 23-24 तक के जितने क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन हमने करे हुए हैं। ठीक है, ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी, बस प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करनी है और आपका पूरा ईवीएस का अच्छा नंबर आएगा। हमारा सीडीपी भी कंप्लीट है, हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम सीडीपी के कर रहे हैं। उम्मीद है आप देख रहे होंगे। कमेंट जरूर क्या करें, कमेंट करते हैं तो हमें फीडबैक मिलता है कि हमने कैसे पढ़ाया, जो समझाया वो आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स जरूर बनाइएगा, जो कि आपको एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिगर के माध्यम से हमने एक एक थ्योरी लगा के आपको समझाया हुआ था। बहुत मेहनत लगी है क्लास को बनाने में, लेकिन अगर सफल हुई हो, चीज़ें आपको समझ में आई हो, तब मेरी मेहनत सफल होगी। ठीक है, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। टेलीग्राम से जाके आप वो पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, हमारी सारी मैराथन क्लासेस आपको एक अलग प्लेलिस्ट बनेगी, वहाँ सारी मैराथन मिलेगी। ठीक है, सीडीपी की भी हम करने वाले हैं, ईवीएस की देखिएगा, उसके बाद सीडीपी की करेंगे। सारी मैराथन क्लासेस से एक मैराथन क्लासेस अगर आप लगा लेंगे, जैसे हमने आपको बताया कि रेलगाड़ी वाला प्रश्न इसमें नहीं था, तो रेलगाड़ी वाले प्रश्न के लिए जैसे कि आज ट्रेन इतने टाइम पे मिली, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो हमने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देखेंगे ईवीएस की